अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अक्सर अपने शो में मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ में पाकिस्तान में अभी बहुत काम होना बाकी है। अगर आप रिसर्चेस उठा के देखें कि मेंटल डिसऑर्डर्स में या मेंटल इलनेस में अगर आप कभी देखेंगे जी पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, तो आपको डेटा बताएगा कि ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान में नफ्सियाती बीमारियां फैल रही हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें मुश्किल बात यह है कि लोगों को उसके हवाले से अवेयरनेस नहीं है, और जहाँ पे लोगों को उसके हवाले से अवेयरनेस है, लोगों में डिनाइल बहुत ज़्यादा है कि लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि लोग ये समझ सकें कि जो आपकी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं ये आपकी फ़िज़िकल बीमारियों की तरह होती हैं। बस सिर्फ मसला ये होता है कि इसको ये वैसे नज़र नहीं आ रही होती जैसे फ़िज़िकल बीमारी नज़र आ रही होती है, लेकिन उससे वो बंदा जो गुजर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। आज मैं जिस नफ्सियाती बीमारी के हवाले से बात करने जा रही हूँ ये नहायत ही ख़तरनाक बीमारी है। अगर मैं इसको कहूँ बीमारी तो आप ये भी समझ लेंगे मैंने बिल्कुल सही बात की। आज हम अपने शो में बात करने जा रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से। स्किज़ोफ्रेनिया के जो मरीज़ होता है ना, उसकी बीमारी उसको रियल लाइफ से खींच के एक और दुनिया में ले जाती है। उसके कान में, जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ मेरे कान में कोई शोर नहीं है, लेकिन उसके कान में मुसलसल शोर भी रहता है। वो बड़ी कॉम्प्लेक्स ज़िंदगी अपनी गुजारता है। बहुत सारे स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो हैं वो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं, अपनी जान भी ले लेते हैं। और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों को ये समझा जाता है कि शायद ये पोजेस्ड हैं, यानी शायद इनमें कोई जिन आ जाता है, इस पर कोई जिन आसेब है, इसमें कुछ इस पर कोई जिन आशिक है। और फिर क्या होता है कि आप अच्छे डॉक्टर के पास तो लेके जाते नहीं, अलबत्ता आप उसको लेके ज़रूर जाते हैं किसी आमिल बाबा के पास, जहाँ पर आप केस को मज़ीद ख़राब कर देते हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कभी कभी सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान में जेनेटिक डिससिमिलरिटीज़ की वजह से आपको पता है बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां जो साइकेट्रिक मेडिसिन जो लोगों को दी जाती हैं वो काम ही नहीं करती। डॉक्टर्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आज जिस बीमारी के बारे से मैं बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप सब लोग इसके बारे में ज़रूर सुनें, क्योंकि जो इसका पेशेंट खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में मौजूद है तो आपको आइडिया नहीं कि वो कितनी तकलीफ दे ज़िंदगी गुजारे। और ऊपर से अगर हम उसके साथ सपोर्टिव ना हो और हम उल्टा मज़ीद उस पर कह दें कि नहीं तुम ड्रामे कर रही हो या इसमें कोई जिन आ गया है, तो हम उसकी ज़िंदगी को और तकलीफ बना देंगे। तो आज इस हवाले से बात करेंगे। और आपके आसपास भी अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मौजूद है तो आप उसकी रहनुमाई के लिए हमारे शो में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद होगा। अभी मेरे साथ मौजूद है रुबीना अशरफ साहिबा, मेरे साथ मौजूद है तौसीक हैदर, और मेरे साथ मौजूद है जनाब स्पिरिचुअल लाइफ कोच फातिमा आगा। आप तीन लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं हम पहले भी शो कर चुके हैं, लेकिन समहाउ लगता है कि इस पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों भी रिसर्च पढ़ी थी तो उसमें पाकिस्तान को ये लिखा गया था कि पाकिस्तान में नफ्सियाती बीमारियाँ जो है ना, एक तो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, और उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि लोगों को इस बात का ना इदराक है, ना लोग ये समझना चाहते हैं कि नफ्सियाती बीमारियाँ भी एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। तो आपने, अगर मैं रुबीना जी आपसे पूछूं, क्या आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में क्या कोई ऐसा पेशेंट देखा है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का हो? Not really, but it scares me. I'm recently been part of a play जिसमें कि डिमेंशिया, और ये स्केयर्स हैं, डिमेंशिया एंड और क्या है, एक और है अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ये हमारे स्केयर्स हैं, ठीक है। और ये मगर मोस्ट ऑफ देम आर ईदर जेनेटिक और एज रिलेटेड। जैसे मुझे लगता है हर दूसरे दिन के मुझे डिमेंशिया होने वाला है, ये भी आपको नहीं भी जेनेटिक डिससिमिलरिटीज़ की वजह से दैट ऑल्सो। सो ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में ना हम जानते हैं ना बात करते हैं, और बात करें भी तो किससे करें। लेकिन ये हैं और ये बहुत स्ट्रांगली मेरा ख्याल है परसिस्ट कर रही हैं। और जैसे आपने कहा कि शायद हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही हैं बिकॉज वी आर नॉट एड्रेसिंग दीज इश्यूज। सो आई एम हियर टुडे जस्ट टू नो मोर अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। और जैसे तौसीक साहब हमारे यहाँ तो अगर मैं ये आमिल बाबाओं के पास भी अगर आप चले जाए तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा पेशेंट को लोग समझ रहे थे मेरे को जिन्ना या सेब है, वो बेचारे स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते, लोगों को पता ही नहीं चलता, लोग उसको गलत डायग्नोज करके मज़ीद तकलीफ से कर देते हैं लोगों की ज़िंदगी। जी हाँ, बिल्कुल। और उसमें मैं तो ये ऐड करना चाहूँगा कि
मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उसको हमने ना इस माशरे में स्टिग्मा बनाया है सबसे पहले कि आप अपने मुहावरे जरा चेक करें। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो? ओ यार वो तो पागल है। अब आप ये तीन मतलब हम कितने रूटीन में हमने इस्तेमाल देखा करते हैं। कैसे कपड़े पे नफ्सियाती मरीज लग रही थी, ऐसी चीजें Exactly. लोग। तो इसका मतलब है कि अगर कोई वो पागल का लफ्ज जो है ना, मैंने कहा ओए 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 ओए, मेरे बेटे को अगर मैं किसी नफ्सियाती मरीज के साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाऊं तो इसका मतलब है लोग क्या कहेंगे, है ना, कि ये पागल है। तो हम ये नहीं कहते कि अरे वो देखो वो तो कैसे बात कर रहा था जैसे आर्थराइटिस का मरीज हो, नहीं कहते ना। वो कैसे बात कर रहा था कि उसको जुकाम है, वो कैसे बात कर रहा था कि उसकी नजर कमजोर है, हम कहेंगे वो कैसे बात कर रहा था कि वो पागल है। तो ये जो हमने स्टिग्मेटाइज किया है अपनी सोसाइटी के अंदर मेंटल हेल्थ को, तो सबसे पहले उसको तोड़ने की जरूरत है। और जैसे रुबीना जी ने कहा कि हमारे मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जिस ये कह रही है कि किसी प्रोजेक्ट का डिमेंशिया की बात हो रही है। जो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था वो बहरूपिया, जिसके अंदर आई वाज प्लेइंग अ टॉक्सिक साइकोपैथ। तो वो इस तरह की कहानियां फैसल कुरैशी वाला वो लानी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे अच्छा भाई अगर किसी को मेंटल इलनेस है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप नजर कमजोर होने पे आई स्पेशलिस्ट के पास जाते या हैं, जुकाम खांसी या जुकाम खांसी के लिए आप जाके फ्लू की दवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी डॉक्टर शीरीन नजम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो सीनियर साइकियाट्रिस्ट है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज डॉक्टर साहिबा तशरीफ रखिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर मैं बहुत से लोगों से जब बात कर भी रही होती हूँ तो मैं उनको पता है जब स्किज़ोफ्रेनिया के बारे से बात करने का अच्छा ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा फिर तो बीबीसी ने भी डॉक्यूमेंट्री बना दी, और बीबीसी ने पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उस पर भी डॉक्यूमेंट्री बना दी। और क्योंकि ऑफकोर्स हम जब कोई टॉपिक करते हैं उस पर रिसर्च करते हैं, जो हमारी रिसर्च है वो बड़ी एक तरह से महदूद भी है क्योंकि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप डील कर रहे हैं ऐसे पेशेंट से। मुझे ज़रा इसकी डेफिनेशन बताइए, स्किज़ोफ्रेनिया है क्या सबसे पहले तो? स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल इलनेस है, और स्किज़ोफ्रेनिया इज़ एन इलनेस विच इज़ वेरी जो फैमिलीज़ को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती है, पेशेंट्स को की जो दुनिया को देखने का ज़ाविया है उसको तब्दील कर देती है। कभी कभी इसकी अलामतें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं और कभी सडन ऑनसेट होता है। जिस सूरत में सडन ऑनसेट होता है यानी एकदम से अलामत आती है तो फिर तो हम सब उस चीज़ को पहचान सकते हैं। अलामात बताइए, अलामात क्या है? अलामात इसकी बहुत दो किस्म बल्कि एक्चुअली तीन किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, जिसके अंदर मरीज़ को वो चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं जो हकीकत में नहीं होती, आवाज़ें सुनाई, मतलब सिर्फ आवाज़ें नहीं, आपको आप इल्यूजन्स भी हैं इसमें, हेलुसिनेशंस Hallucination. इल्यूजन्स आपको मुझे हम सबको नज़र आ सकती हैं। हाँ। इल्यूजन्स फ़र्क होती हैं। हेलुसिनेशंस, ठीक है। हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ महसूस हो जो हकीकत में नहीं है। आप और हेलुसिनेशंस आपके पांचों सेंसेस के अंदर हो सकती हैं। आपको नज़र भी आ सकती हैं, सुनाई भी दे सकती हैं, आप उसको स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं, स्किन पे फील भी कर सकते हैं, जिस्म में भी फील कर सकते हैं। सो हेलुसिनेशंस आपके जितने सेंसेस हैं उनके अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। कॉमनली कानों में आवाज़ें आती हैं, और या फिर ये कि शक शुबात मरीज़ों को शुरू हो जाते हैं, ऐसे बिलीफ्स आने शुरू हो जाते हैं जो हकीकत पे मबनी नहीं होते। आप उनको उसके ऑपोजिट में एविडेंस देंगे एंड दे विल नॉट बिलीव यू। एंड कई दफ़ा इसकी वजह से मतलब इफ़ यू कैन इमेजिन कि अगर किसी को ऐसा लगे कि लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं या कोई उनको मारना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। परवीन बाबी जो एक बड़ी नामवर एक्ट्रेस थी इंडिया में, तो उनको भी ऐसी कहा था कि कोई ऐसी मेंटल उनको सिकनेस थी, इलनेस थी, जिसमें उनको भी लगता था कि हर कोई मुझे कत्ल करना चाहता है। तो फिर उनके बारे में भी सुना था क्योंकि शायद स्किज़ोफ्रेनिया की पेशेंट थी शायद। Yes, she had schizophrenia. हमारे पाकिस्तान में भी there was a very famous actress, रूही बानो, and she was a legend. And Eventually she got. And रूही बानो had schizophrenia. And अगर आप रूही बानो के बारे में पढ़ें तो it's a very sad story. रूही बानो जो है वो अपने गुलबर्ग वाले घर से निकलती थी आफ्टरनून में, बहुत बड़ा सख्त गर्मी के अंदर ओवरकोट पहन के शी वुड वॉन्डर अराउंड इन गुलबर्ग, और उनके घर में कचरा पड़ा हुआ होता था, एंड शी लिव्ड अ लाइफ ऑफ निगलेक्ट। आई बिलीव उनके शायद बेटे की भी हाँ, उनके बेटे का मर्डर हुआ था। सो लॉट ऑफ स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस। ये स्ट्रेस आपको भी दे सकता है स्किज़ोफ्रेनिया, या फिर मुझे बताएं कि क्या बाय बर्थ भी ये चीज़ ऐसी हो सकती है? स्किज़ोफ्रेनिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स डिजीज़। ये ऐसा नहीं है कि आपकी इस फैमिली में अगर किसी को स्किज़ोफ्रेनिया तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा।
इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इन सब फैक्टर्स ये जब सब कंबाइन होते हैं तो फिर स्किज़ोफ्रेनिया आपको देखने को मिलता है। अगर हम जेनेटिक स्टैंड पॉइंट से देखें, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क, अगर इफ़ आई वर टू आस्क यू जी तो कितना होना चाहिए? मेरे ख्याल से क्योंकि जेनेटिक डिससिमिलैरिटीज़ की वजह से तो मे भी शायद ज़्यादा हो। कितना? ये मेरा नंबर 12 और 13 आइडेंटिकल है, जेनेटिक मटेरियल इज एग्जैक्टली द सेम। तो 12, 13 100% होना उतना ही होना चाहिए। 49 49 it's It's not like- even 50%. So इसका मतलब है there are other factors involved which lead to the development of schizophrenia. So जिस environment का बहुत बड़ा रोल है, stresses का बहुत ज़्यादा रोल है, neglect का रोल है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा neglect यानी करते हैं। ऐसा भी होता है कि ट्विन्स हैं, Yeah, एक को है एक को नहीं है। कोई Yeah. नहीं है। ज़रूरी नहीं कि दोनों में हो, ज़रूरी नहीं। ज़रूरी नहीं है। So genetic predisposition है। जिस तरह से अगर द एग्जांपल दैट आई गिव टू माय पेशेंट्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेस करने और आप धूप में निकलते हैं तो आपको सनबर्न का रिस्क है, बट जी, जी। एब्सोल्यूट नहीं है। सेम गोस विद स्किज़ोफ्रेनिया। सो एनवायरनमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच प्ले अ रोल इन इट। सब्सटेंसेस, जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि राइट ऑफ पैसेज है, दे आर गोइंग टू बी यूजिंग कैनबिस एंड मेथ एंड व्हाट नॉट। वो ये नहीं अंडरस्टैंड करते कि अगर आपकी प्रीडिस्पोजिशन है तो स्किज़ोफ्रेनिया अनमास्क हो जाएगा। और जो हम कैनबिस के बारे में समझते हैं कि इट इज़ हार्मलेस, और यूरोप में तो लोग इस्तेमाल जी, जी। करते हैं, इट इज़ नॉट हार्मलेस। सो जस्ट सो दैट यू शुड नो। जी, मुझे बताएं, अक्सर जगहों पर हम इसका देखते हैं कि लोग इसका रूहानी इलाज भी जो है फिर वो रूहानी मदद भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही बात है कि अगर आपकी पांचों सेंसेस इन्वॉल्व हों। मैं कह रही हूँ जी, मुझे मुसलसल स्मेल आ रही, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, कुछ जल रहा है, आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। घर में किचन में कुछ जल रहा है, घर वाले कह रहे हैं किचन में तो कुछ भी नहीं रखा, मैं कह रही मुझे स्मेल आ रही, कुछ जल रहा है, मुझे, मैं बता रही हूँ कुछ जल रहा है। तो ये वो जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है और एक जो तकलीफ है, क्योंकि आपको यही लग रहा है कि मेरे घर वाले मेरी कोई बात ही नहीं मान रहे। और जिससे मैंने आपको पहले भी अपने आगाज़ में भी कहा कि मैंने कुछ रिसर्च पढ़ी कि उसमें जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है वो सुसाइड भी कमिट करने के रिस्क पर होते हैं। तो अगर रूहानी उनसे हेल्प ली जाए तो उसको कैसे देखते हैं? देखें, हज़रत अली ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इखलातल दिमाग, यानी देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। और वहाँ पर हदीसों में नॉट ओनली होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हमें दूसरी जगहों से भी जो अहादीस लिटरेचर मिलता है उसमें दिमागी बीमारियों का और मेंटल इलनेसेस का जिक्र है। यानी कि इल्म का शहर और इनके दरवाजे वो भी इस बात की निशानदेही कर चुके हुए हैं कि ऐसी चीज़ें हैं यहाँ। और वो ये उसमें हमें ये मिलता है कि जो चीज़ दिमाग की इलनेस है उसका आप दवा से इलाज करें। और बार बार ये ताकीद की गई कि बीमारी को सिर्फ दुआ से नहीं हल किया जा सकता। उसके लिए जो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी, इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। और इन चीज़ों के लिए हमें बहुत वार्न किया गया है कि आप बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी सॉलिड प्रूफ के किसी भी चीज़ को एज सच रूहानी मसला नहीं बना सकते। जो दिमागी मसले हैं उसकी दवाइयाँ हैं, उसके लिए आपकी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे थेरेपी, काउंसलिंग होती है। तो उस ज़माने में भी जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जो काउंसल करते थे, समझाते थे, वो भी था। उसके अलावा अगर आप तिब देखें तो तिब में भी बहुत पुरानी हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं। स्पेशली अगर आप होम्योपैथी देखें तो देयर इज अ होल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टू होम्योपैथी एज वेल। कहने का मकसद ये है कि हर फील्ड में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है कि हर कोई चीज़ जो हमें नज़र आ रही है या सुनाई दे रही है या इस तरह की अनसीन है, क्योंकि वो गैब में आ जाती है ना, अनसीन में, तो हम फिर उसको एक गैबी ताकत समझना शुरू कर देते हैं। बट देयर इज अ बिग डिस्टिंक्शन। हवाई ताकतें में तंग करी कि ये जिन है, आसेब है, जो हमें तंग कर रही है। बिल्कुल, दे आर वेरी डिफरेंट। और बहुत सी दफ़ा तो मैंने ये भी सुना है कि लोगों को जैसे अगर आप बाहर की कोई स्टडीज़ पढ़ें तो दिल से आई सॉ जीसस और इस तरह की जो चीज़ें लोग बात करते हैं, तो उसमें भी फर्स्ट डायग्नोसिस एंड प्रॉपर चैनल जो होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रूहानियात में ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर आपके पास कोई बशारत या इल्हाम आना है, इट विल कम एज अ वेरी पॉजिटिव, एम्पावरिंग, इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस। उससे आप मज़ीद अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारते हैं, बिकॉज यू हैव अ हायर लेवल ऑफ फेथ, राइट।
तो आपको डर नहीं लगेगा, आप फियर से निकलेंगे ना, दैट इज अ साइन ऑफ फेथ कि आप फेथ में आएंगे फियर से निकल के। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो हमारी कहानियां हैं जिन वगैरह की और इस तरह से ये सारी चीज़ें, तो इसको बहुत डिस्करेज किया गया है हमारी स्कॉलरशिप में। हमारी जो स्कॉलरली आर्टिकल्स हैं या लिटरेचर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ बस ये जिन है या कोई ऐसी आसेब है या कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आई हैव अ अच्छा, क्वेश्चन। मैं चाहूँगी डॉक्टर वजाहत भी हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी रुबीना जी, आपके माय साथ। क्वेश्चन इज कि वो जो जिन आ जाता है ना, एक एज ओल्ड हम सुनते चले आ रहे हैं और गांव देहात में ज़्यादा है, बाट हर जगह है। सो उसका कोई वो नहीं है, आई मीन उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो कोई ना कोई इलनेस है उस इंसान को जिसको हम ये सोचते हैं कि इस पे जिन आ गया। So ये तो दिस इज स्टडीड फिनोमेना जिन पोजेशन। इन फैक्ट इस पे देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर ऑन इट एज वेल। देखिए जहाँ तक हमारे अकीदे का ताल्लुक है तो इस चीज़ को भी नो साइकियाट्रिस्ट इन पाकिस्तान विल क्वेश्चन कि whether we believe in jinn या जादू। Of course they do exist, सूरज जिन मौजूद है कुरान में। इस चीज़ को हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। The other question is कि अगर if somebody is acting in such a way कि वो possessed हैं तो उसके भी बहुत सारे factors हो सकते हैं। That's what I'm asking. So मैम psychotic illness भी हो सकती है, it could also be conversion disorder, जहाँ पे ऐसा होता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं कि योर रियलिटी के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, एंड देन कोई और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी और चीज़ ने आपके ऊपर हावी आ गई है या काबू कर दिया है, और फिर जो आपकी अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है फिर देन दैट पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ कि मिसाल के तौर पे इस लड़की की इस जगह पे शादी ना की जाए, या ये कि ये मेरी है एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वो बच्ची तो नहीं बोल सकती, बट देन ऑन बिहाफ ऑफ दैट गर्ल द जिन स्टार्ट स्पीकिंग, और वो जानबूझ के नहीं कर रही होती। दिस इज ऑल ये उसके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन होता सब नफ्सियाती है। यस सब नफ्सियात ये है सवाल, ये है आवाज़ सवाल। कैसे आवाज़ भी बदल जाती है, आवाज़ है, ताकत क्योंकि भी जब ज़्यादा आप बढ़ बन जाती है। आप So नहीं देखिए, कहते so देखिए ये ये नोन फिनोमेना है, ये डिलीरियस मेनिया, ये स्किज़ोफ्रेनिया, ये यूजुअली बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है। Another disorder. हाँ बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है, दिस इज डिलीरियस मेनिया, और अगर इफ इट इज अनट्रीटेड इट कैन लीड टू डेथ। तो आप जब सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया और उसके बाद उनकी दे पास्ट अवे, तो उसमें फिर ये होता है कि उनके ब्लड प्रेशर्स ऊपर नीचे जाते हैं, टेम्परेचर जो है वो उसकी फ्लक्चुएशन होती है। बेसिकली जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या खुदकार जो जिस्म का सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है वो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। सही। और इसको ट्रीट किया जा सकता है, और वैसे दवाइयों से और ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर वजाहत, स्किज़ोफ्रेनिया क्या इसका इलाज मौजूद है? क्योंकि मैं जैसे मैं कहते हैं जब रिसर्च भी करती तो उसमें भी आ रहा था कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स को मसला ये है, और जो हमारा जो सबसे बड़ा हेल्थ कंसर्न ये है कि यहाँ पे जो साइकेट्रिक मेडिसिन भी हैं समहा वो मरीजों पे इतना काम नहीं करती, जिसकी एक बड़ी रीज़न जेनेटिक डिसिमिलैरिटीज़ है हमारे अंदर। इज इट ट्रू? नहीं, बहुत बड़ा मिथ है। लोग जो है ना बेसिकली बात से बात करते जाते हैं और वो रिसर्च नहीं करते, और एक की बात दूसरा, दूसरी की बात तीसरे तक पहुंचाते हैं बगैर एविडेंस के। यकीन करो मदीहा, जितना 15 साल में साइकेट्री में काम हुआ है और पाकिस्तान में जितना काम हुआ है इतना ऑल ओवर द वर्ल्ड भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के बाहर के लोग पाकिस्तान में आके साइकेट्रिक पेशेंट को इलाज कराते हैं क्योंकि यहाँ पे पेशेंट की इतने राइट्स नहीं होते जितने बाहर होते हैं। वो तो जिस दिन बाहर जाना चाहता है वो चला जाता है। यहाँ पे फैमिली है, रीइंफोर्समेंट है, मिल बांट के हम सब इकट्ठे बैठ जाते हैं अपने लाल के लिए कि यार हमारा बच्चा बीमार है, चलो घर आ जाओ। उधर कौन पूछता है? ठीक। तो पाकिस्तान की साइकेट्रिक ट्रीटमेंट राइट नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड। दूसरा ये कि रही बात जिन्नात की, मैं तो कहता हूँ बीमारी खुद एक जिन है। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये एक खुद जिन है जिसके अंदर एक केमिकल है जो कि डोपामीन है। वो केमिकल अगर मेरा भी बढ़ जाएगा तो मेरे अंदर भी जिन आ जाएगा, ठीक है, और अगर किसी का बढ़ जाएगा तो उसके अंदर भी जिन आ जाएगा। अब वो केमिकल करता है क्या है कि आपको उतने लेवल पे ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है कि आपको वो चीजें नजर आती हैं जो होती नहीं है, वो चीजें सुनाई देती हैं जो होती नहीं है। अब फर्ज करो आप किसी ड्रग लेने वाले शख्स के साथ बैठ जाओ जो नशे करता हो, बेतहाशा ड्रग्स लेता हो, उसके अंदर भी जिन होगा क्योंकि वो भी बहकी बहकी बातें कर रहा होगा, और जब वो सुबह निकल जाएगा बॉडी से तो वो इंसान बन जाएगा। तो कैफियत ऐसी ही है कि जिन है या कोई कुछ नजर आ रहा है। अब जब एक शख्स बैठ के मेरे सामने, आपके सामने बैठ के बात करेगा कि मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं, देखो दीवार के पीछे से दो लोग बातें कर रहे हैं, तो देखो मेरे मुतालिक बातें कर रहे हैं, तो हम जैसा एक आम आदमी तो पीछे जाके देखेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो जाके देखेगा वो बोलेगा पीछे कोई नहीं है,
और उसका तो यकीन होगा, कहता है कि कैसी बात करो, पीछे कोई है। अब जो फारिक आदमी होगा बीच का, वो बोलेगा हाय अल्लाह, इसको नजर आ रहा है ये बाबा है, या ये कुछ ज्यादा सुपर नेचुरल ताकत वाला बंदा है, या तो वो उसकी पीर फकीरी में लग जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अक्सर हमने ये भी देखा है कि वो मरीज़ जो कि बहुत अरसे क्रॉनिक किसी डिजीज़ से गुजर रहे होते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी ऐसी ही कोई वो रियलिटी से हट के चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, वो महसूस करने लग जाते हैं। तो मैं ये पूछूंगी आप सवाल, लेकिन मुझे लेनी है ब्रेक के बाद इस सवाल को, जैसे मैंने कहा, सवाल थ्रू के जवाब लेंगे, कहीं मजा आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं डॉक्टर वजाहत से एक सवाल छोड़ के गई थी। वो सवाल ये था कि अक्सर हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़ी क्रॉनिक इलनेस से गुजरे होते हैं और जो मुसलसल, आप भी कह सकते हैं कि उन्होंने दवाइयाँ भी खाई होती हैं, तो उनके ज़ेर असर भी होते हैं दवाइयों के, वो एक टाइम पे कहना शुरू करते थे, जिनको कोई नज़र आने लग जाता है तो कहते हैं जी ये हो रहा है घर में, देखो घर में किचन में कोई चीज़ जल रही है, कोई बहुत सारी सी चीज़ें वो शिकायत करने लग जाते हैं। तो क्या हम इसको भी स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दे सकते हैं या फिर ये एक और बीमारी है? देखिए, एज के साथ जो चेंजेस आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई स्किज़ोफ्रेनिया ही हो, और उसका सिर्फ एक सिम्टम नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया के कोई 3-4 अलग टाइप के सिम्टम्स हैं जो मिला के फिर हम बताते हैं। जैसा कोरोना आया था तो उसमें सिर्फ गले खराब नहीं था, उसमें और चीज़ें भी थी ना, 5-6 चीज़ें जो हमें रटवाई गई थी। इस तरह स्किज़ोफ्रेनिया हम आगे बात करेंगे इसमें कि कितने टाइप की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। सिर्फ नज़र आ जाना हम ये नहीं कह सकते कि इसको नफ्सियाती बीमारी है। ये बूढ़ों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। जिनको पुरानी बातें याद आती हैं, रिमोट मेमोरी जिसको कहते हैं, उनको ये याद नहीं रहता कि सुबह नाश्ता क्या किया है, लेकिन ये याद रहेगा कि 1947 में कितने लोग पानी में बह गए थे, ठीक है। और वो ऐसी बातें कितनी बार हमेशा कर रही होती है, इंक्लूडेड माय दादी। आई रिमेंबर हर स्टेटमेंट्स, कि जब भी वो बात करती थी इतनी खूबसूरत पिक्चर मेमोरी होती थी उनकी 1965 की जंग की, कि वो, और वही फिर वो कहती थी देखो किचन में कोई काम कर रहा है, देखो सही से बर्तन रख कर आ जाओ। और किचन में तो कोई होता नहीं था, और वो नमाज भी अच्छी तरह पढ़ रही होती थी और उनका कॉग्निशन बहुत अच्छा था। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक चीज से नहीं होता, ये बूढ़ों का या एज में दिमाग के चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, जिसके अंदर उनको बाकायदा चीजें नजर आ रही होती हैं जो उनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। जो फिल्म उनके दिमाग में चल रही है, फर्ज करो आज उनके दिमाग में मामू चल रहे हैं, ठीक है, मामू के कोई वाकया चल रहा है, तो वो इतना ज्यादा दिमाग में मिल्क शेक बना हुआ होता है कि वो उनको चीजें नजर आ सकती हैं। अभी मैं एक पेशेंट को फेज 4 में देखने जाता था, इंतकाल हो गया, उनका बहुत एजेड थी, उनको अपने नौकर से रोज वो कमरे में लड़ती थी और नौकर होता नहीं था, और रोज उनका ये मसला था, गालियां बकरी कोने पे खड़े होके कि ये देखो खिड़की के पीछे फिर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो उसको ट्रीटमेंट करने से पहले फैमिली के सेशंस हमने किए, 2-3 उनको बताया कि ये बीमारी है, और उनको मैंने किताबचे भी दिए कि ये पढ़ लें आप लोग। अब लोग पढ़ते तो नहीं है ना लोग। ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए कि वहाँ पे कोई नहीं खड़ा, या कहना चाहिए कि हाँ आप ठीक कह रही हैं? जैसे ब्रेक में भी रुबीना कह रही है, फिर क्या करें? हमने क्या कहा? भाई देखो, आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन है, और मैं आपसे लड़ना शुरू कर दूं, नहीं ये रेड है, और ये भी लड़े ये रेड है, और आपको लगता है ग्रीन है, तो आपकी तबीयत को तो और खराब होना है ना। बिल्कुल। जो उनके फर्म्स बिलीव्स हैं एट दैट टाइम, जब वो इतने स्ट्रांग है, आप उनको कॉन्फ्लिक्ट ना करें, उनको आप मना ना करें, आप उस वक्त लेट इट गो, और उसके बजाय आप ये सोचें कि इनकी ट्रीटमेंट को बेहतर करें, तो इनको खुद ही ग्रीन नजर आना शुरू हो जाएगा। और बूढ़ों में किसी हद तक सही होता भी नहीं है जो बात है, एजेड जो लोग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि 55 साल की एज के बाद अपने दिमाग को आप इस्तेमाल करते रहें, ताकि आप बुढ़ापे तक आपका दिमाग जो है ना वो इतना बुरा ना हो कि आपके लेवल ही खराब हो जाए। और हमारे यहाँ ये पे होता है कि हम कहते हैं चलो जी जैसे 60 हो गए तो उसके बाद आप जो है आपने रिटायरमेंट ले लिया और फिर आप घर को बैठ गए और दिमाग का इस्तेमाल खत्म कर दिया। बल्कि मैं वेस्ट में देखती हूँ, वेस्ट में जवान इतने काम नहीं कर रहे होते, जैसे अगर आप वॉलमार्ट वगैरह चले जाए तो आप कहते हैं कि जी हारी तो 80 लिटरली 90 साल के लोग भी आपको वहाँ पे खड़े, आपको आइल्स पे आपको आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने कभी देखा है अपनी ज़िंदगी में अपने सामने कोई ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया का वैसे पेशेंट? बिल्कुल, एक फैमिली फ्रेंड, बहुत पुरानी बात है, और उस वक्त इतना ओपनली मीडिया पे बात भी नहीं होती थी जैसे आज। आई एम वेरी हैप्पी कि खुल के बात हो रही है और लोगों की रहनुमाई हो रही है। तो वो बच्चा, तो अब उसके बच्चे भी अब स्कूलों में जाते हैं, जवान हो गए, लेकिन वो जब बच्चा था तो अब फैमिली फ्रेंड, उनका बेटा, उस वक्त उसकी उम्र थी 17 साल,
और वो ये कहता था कि मुझे कोई मर्डर करना चाह रहा है। अब सोचें 17 साल का बच्चा, वेरी हैंडसम बॉय, और वो कहता था मुझे कोई कत्ल करना चाह रहा है। वो इतना बड़ा इशू बन गया कि वो बात स्कूल तक पहुंची और ये बता दिया गया कि भाई ये कुछ है तो आप भी ज़रा इसका ध्यान करें। वो बड़े वेल ऑफ फैमिली थी इस्लामाबाद की, उन्होंने उसके लिए सिक्योरिटी वगैरह भी रख दी कि भाई ये कर। उसके बाद इतनी हैरान कुन बात हुई कि उसने कहना शुरू कर दिया कि वो रात को इस खिड़की से आया था और उसने मुझे असॉल्ट किया, मेरा गला दबाया, और जब आप देखते थे तो बाकी गले पे असॉल्ट के निशान होते थे। फिर वो बात इतनी बड़ी कि फैमिली तक पहुंची कि उसने कहा कि कल रात वो आया था, उसके हाथ में चाकू था। ओह माय गॉड। और उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ। अगले हफ्ते सुबह उठा तो उसके बाजू पे चाकू के निशान और ब्लेड, और वो तो ये तो बात बिल्कुल सीरियस हो गई कि जी इस खिड़की से आता। उन्होंने खिड़की बंद करवाई, बोल्ट की, बंद किया, जो भी किया वो जनाब। तो पता ये चला कि वाकई उसको ये मसला था। वो इस ऐसी सिचुएशन में चला जाता था कि अपने आप को अगले दिन माँ बाप के सामने सही साबित करने के लिए उसने ब्लेड खरीद के ला के रखे और वो रात को खुद अपने आप को जख्मी करके अगले दिन प्रूव करता था। वो ये नहीं कि वो कोई धोखा दे रहा था या झूठ बोल रहा था या कोई ड्रामेबाजी कर रहा था, वो ऐसी मेंटल स्टेट में चला जाता था कि तो ये तो मैंने अपनी आंखों के सामने उस बच्चे हुआ क्या ट्रीटमेंट एंड ही इज फाइन, बिल्कुल जबरदस्त जिंदगी वो गुजार रहा है। ही इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल, वो जिस भी इंडस्ट्री में है ही इज डूइंग ग्रेट माशाल्लाह, उसके बच्चे आर डूइंग ग्रेट। ये 3-4 साल का ये पूरा एक अमल था कि मुझे कोई कत्ल करना चाहता है और छुरी से मारना चाहता है व्हाटएवर, और मैंने खुद अपनी आंखों से उसके हाथों पे ब्लेड्स के निशान दिए जो उसने खुद अपने आप को, क्योंकि एक आप अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे ना कि वो उनको इतना क्लियर नजर आ रहा होता है कि ये रेड है कि आप कह ही नहीं सकते कि ये ग्रीन है। आप जितना भी कहना चाहें कि भाई ये टेबल ब्लू है, जिस पे बिस्कुट पड़े हैं, वो कहेगा नहीं ये रेड है। आप जो मर्जी कर लें क्यों। और वो बेचारा उस जेन्युइनली तकलीफ में आ जाता है कि ये लोग मेरी बात कहीं की नहीं कर रहे। उसको ये भी लगता है कि यार ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ लाल है, इसको क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ये से मुझे बताएं, थेरेपी या मेडिसिन क्या दोनों के साथ स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज मुमकिन है, और कहाँ पे जाके इसका इलाज जो है वो ऐसा लगता है कि देयर इज नो रिटर्न। सो देखिए स्किज़ोफ्रेनिया सॉरी मैं आप डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद है, जरीना मैं भूल गई थी, चिश्तिया से हमारे साथ मौजूद है जरीना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जरीना जी, अपनी टेलीविजन की आवाज़ बंद कर दीजिए। लो जी, मेरी बहनी भी, इनको भी खांसी हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। मौसम बदल रहा है जरीना जी। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी जरीना जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक। ये ना मैं भी इस तरह के मसले में रह चुकी हूँ। नफ्सियात का कोई मुझे ऐसी बात करती मेरे देर से आती नहीं। मैं डिप्रेशन की भी शिकार रह चुकी हूँ। मैंने अंग्रेजी मेडिसिन भी खाई है, होम्योपैथिक भी खाई है। मैं जो भी कोई बात करता है ना मेरे जहन में सवार हो जाती है, बस निकलती नहीं है। दवाएं पढ़ने में है, मेरी शादी हुई ना, इस वजह से पता नहीं क्यों ऐसे होता है। और नौका टोकी हर बात में, मेरी अम्मी का घर नजदीक है, उधर जाती हूँ तो बस वो बातें सुननी पड़ती हूँ, क्यों जाती हूँ, किस लिए जाती हूँ, बस ऐसे मसला मेरे साथ है। चलें ठीक है, हम डॉक्टर साहब से इस हवाले से पूछ लेंगे, बात भी कर लेंगे, लेकिन मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है वैसे? So देखिए, this is what limited information है, but based on what she is saying, I mean the first thing that we need to tell her, I'm very sorry कि वो इस चीज़ से गुजर रही हैं, and at this point in time अगर इनके घर, अब ये किस जगह पर हैं ये हमें नहीं पता, वहाँ पे कोई चिश्तियाँ, अब इनके करीब अगर कोई बड़ी डिस्पेंसरी है, क्योंकि पंजाब का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, तो अगर वो जा सकें, इफ़ यू कैन गेट अ रेफरल टू सी अ साइकाइट्रिस्ट, इनको साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक दोनों सपोर्ट की ज़रूरत है। इनकी मेडिकेशंस एक दफ़ा फिर से रिव्यू होने की ज़रूरत है, और एक दफ़ा डिटेल में हिस्ट्री लेने की ज़रूरत है। कई दफ़ा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है, इट माइट बी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, तो उसमें फिर जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन यू स्टार्ट एड्रेसिंग दैम वन बाय वन। ठीक है। और अगर मेडिकेशन एडहेरेंस का प्रॉब्लम है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग
अफोर्ड भी नहीं कर सकते दवाई, जी, जी। या फिर थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सेशंस एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ। सो मतलब आपको कंटेक्चुअलाइज करना है, टेलर करना है टू द पेशेंट्स नीड्स, और ये कि इस वक्त उसकी लाइफ में क्या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। सही। अगर बहुत ऑर्गेनिक या ब्रेन बेस्ड डिप्रेशन है वहाँ पे तो फिर आपको दवाइयों का करेक्ट कॉम्बिनेशन इफ यू गेट दैट, पेशेंट्स बेहतर हो जाते हैं। पर वो डॉक्टर साहब यहाँ पे थेरेपी और मेडिसिन से बेशक, और यहाँ पे एक रिस्क भी है, एंड आई थिंक वी नीड टू एड्रेस, आई होप कि शी इज़ नॉट मतलब बहुत ज़्यादा होपलेस ना फील कर रही हूँ या ऐसी सोच ना आ रही हो कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात करें। मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप परेशान मत हो, ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर आपके करीब कहीं पे भी कोई साइकाइट्रिस्ट है या फिर लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ या किंग एडवर्ड्स का जो डिपार्टमेंट है साइकाइट्री का, ये दोनों बहुत अच्छे हैं एंड वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, तो अगर वहाँ पे जा सकें। सही, ठीक है। मुझे बताएं कि वही बात है, ये अब लोग क्योंकि जब ये जो शिकायत कर ली थी हमारी, तो ख़वातीन के साथ ये वाकई मसला बहुत है, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हैं। आपने अगर उनको की बात कह दी, वो सारी रात उसको सोचती रहेंगी। तो अगला बंदा अगर आप किसी को कहेंगे ना कि मुझे नफ्सियाती बीमारी है, तो पहले तो लोग उसको नफ्सियाती बीमारी समझेंगे नहीं, लोग कहेंगे तुम्हारी तो फितरत है, तुम्हारी तो आदत है कोड़ना, तुम्हारी तो तुम कोई बात तुम्हें कह दे। लेकिन खैर वो सवाल मेरा, थेरेपी से इलाज हो सकता है, मेडिसिन से इलाज हो सकता है? एक्यूट साइकोसिस में थेरेपी का रोल नहीं है, लेट दैट बी वेरी क्लियर। एक्यूट साइकोसिस जिस वक्त मरीज़ बहुत ज़्यादा बीमार होता है उस वक्त उनको दवाई की ज़रूरत होती है। थेरेपी का मैक्सिमम जो रोल होता है वो ये होता है कि हम CBT फॉर साइकोसिस कर सकते हैं, जहाँ पे पेशेंट को उनकी जो अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंसेस हैं उनको किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है, वहाँ पे उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दवाई का रोल है। सो ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब अगर किसी की शुगर 600 है या HbA1c 8 है, आप उसको सिर्फ डाइट पे तो नहीं रख सकते ना, आप उसको सिर्फ ये तो नहीं कह सकते वॉक करो, आपने उसको इंसुलिन तो देनी पड़ेगी। जब तक उसकी 5.5 नहीं आ जाती, जब तक हम उसको दवाइयों पे ही डिपेंडेंट करेंगे। जब वो उसकी एक लिमिट में आ जाएगी तो फिर हम बोलेंगे ना उसको कि जाओ अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे जाओ। तो थेरेपी साइकोसिस में यूं नहीं हो सकती कि पेशेंट तो आपको समझ ही नहीं रहा होता ना। अगर इनफैक्ट मैंने सॉरी थोड़ा इंटरप्ट कर दिया, थोड़ा जज्बाती हो गया क्योंकि पेशेंट वाली बात। जी। आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो वो कहता है तुम हो कौन, तुम तो लाए गए हो, तुम तो मेरे दुश्मन हो। फिर हम कहते हैं नहीं मैं डॉक्टर वजाहत हूँ, मैं आपको देखने आया। कहते हैं नहीं तुम डॉक्टर हो ही नहीं, तुम फला हो और तुम्हें नहीं पता ये। अब जब बंदे का ये कॉग्निशन होगा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन या केमिकल, तो आप उसको थेरेपी कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करूँगी, यहाँ पे जो थेरेपीटिक अलायंस होती है, डिस्पाइट कि अगर आपका मरीज साइकोटिक भी होगा लेकिन उसके साथ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी डेवलप हो जाए, वो आपसे कहेगा, उसको नहीं समझ आ रही दवाई क्यों खा रहा है, बट वो आपको ट्रस्ट कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रस्ट वो दवाई खानी स्टार्ट कर देते हैं। सो इस चीज़ को हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिटेनिंग योर पेशेंट्स इन ट्रीटमेंट एंड बिकॉज आपका मरीज आपके साथ रहेगा थ्रू आउट, अनलेस के आप या तो कहीं चले जाएं या फिर आपका मरीज जो है वो कहीं चला जाए। सो मेरे ज़हन में मदिया आपकी इजाज़त से एक सवाल आ रहा था कि ये जो हम कहते हैं कि जी कैंसर हर एक के अंदर है, कैंसर सेल्स कहते हैं जी, कि हर एक के अंदर है, वो किसी का एक्टिवेट हो जाए, पुरानी बीमारी हर एक के अंदर है, एक्टिवेट हो जाए। इसी तरह ये तमाम नफसाती बीमारी हम सब के अंदर है। 1% रिस्क हम सबका है, 1% एट बेस लाइन। मैं ये बोलूँगा जो ज़हीन लोग होते हैं वो करीब करीब ही होते हैं वैसे बाइपोलर डिसऑर्डर। चलो शुक्र है हम दूर हैं क्योंकि गुड न्यूज़ ये देखा मुझे है। तो डर है मुझे तो डर है और मैं हर वक्त एक डर में रहती हूँ क्योंकि ब्रिंक है ना, थिन लाइन। ओवर जीनियस ज्यादा थिंकिंग लोग जो होते हैं वो कभी भी लाइन के उस पार जा सकते हैं। वो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं, वही बात जितने शायर हैं या क्रिएटिव डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं और टीवी आर्टिस्ट हैं जो नहीं मैं ये नहीं कह रहा सब बीमार होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बियॉन्ड दी लिमिट काम करते रहते हैं, जो जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ है, ये ज़रा प्रॉन होते हैं थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पे बीमार होने के। देखिए जैसे भी आपने बात की तो मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों ना जाने कि वहीद मुराद साहब की एग्जांपल मेरे सामने फातिमा आ रही है कि एक शख्स जितने उरूज देखा हुआ कि मतलब उसके जाने के पता नहीं कई सालों बाद भी, मतलब दिहाइयों बाद भी, हम अगर चॉकलेटी हीरो या खूबसूरत हीरो की पाकिस्तान में बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ वहीद मुराद। अभी भी कोई बंदा बहुत ज़रा एक्शन दिखा रहा है अपने आपको समझ रहा था, हम कहते हैं तू अपने आपको क्या वहीद मुराद समझता है, मतलब आज तक टिल डेट हम ये एग्जांपल देते हैं। बट अगर हम वहीद मुराद साहब की ज़िंदगी देखें तो उनके आखिरी अयाम में उन्होंने भी ये डिप्रेशन फेस की हुई है। तो जैसे उन्होंने बात की, क्या वाकई अगर मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि
जो लोग बहुत उरूज पे चले जाते हैं तो उनके लिए किसी ना किसी किस्म का जब डाउनफॉल उन पे आए या कोई मुसीबत आए तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक कि रिसेंटली आपके शो में भी और मज़ीद भी जो मैं हमारी इंडस्ट्री से जो लोगों से मिलती हूँ तो मैं बहुत बैलेंस देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि लोगों ने पढ़ना शुरू किया है, अपने आप को एजुकेट भी करना शुरू किया है, एक लाइफ की बैलेंस को भी समझना शुरू किया है और फेथ को इतने बैलेंस तरीके से लोग अब समझने की कोशिश करते हैं कि उनको ये बात समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए गुरूर को या तकब्बुर को मना किया है तो उस बैलेंस के साथ अब अपनी लाइफ को लेके चलते हैं कि यू डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन पीपल्स वैलिडेशन। यानी अगर कॉन्स्टेंटली यू आर रिलाइंग ऑन पीपल गिविंग यू दैट सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस तो एक ना एक दिन तो वो फेड आउट होगी। और ये तो है अगर हमारे आर्टिस्ट को देखें क्योंकि वो तो काम ही वैलिडेशन के लिए मुसलसल कर रहे हैं, वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो काम आप बाहर से जो भी कर लें, आप कितने भी फेमस हो जाएं, अंदर का क्या काम हो रहा है आप में? Are you giving time to your inner world and grounding yourself, centering yourself with good faith? आपकी जैसे आजकल हम सेल्फ केयर की बातें करते हैं, राइट? So there is not just physical self care, there is spiritual self care also. जिसमें you take out your time, आपको मेडिटेट करना है, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, दर्स सुनना है, अपने आप को ग्राउंड करना है, आखिरत की बातें सुननी है क्योंकि इन दी एंड आवर फेथ डिक्टेट्स राइट दैट अल्लाह ताला पे जजती हैं हर किस्म की तारीफ, हर बड़ाई उसी पे जजती ठीक है। तो जब हम अपने आप को ग्राउंड करके कोई भी काम करेंगे, अब आप सबसे दुनिया के फेमस बंदे भी बन जाएं, अगर अंदर का काम किया हुआ है आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करेंगी बिकॉज यू वर टेकिंग केयर ऑफ योर इनर रियलिटी साइमल्टेनियसली। बट अगर आप बह जाएंगे उसमें कि हम कुछ हो गए हैं या इस तरह से हो गए हैं, और आई डोंट मीन टू जज एनीवन क्योंकि इवेंचुअली देखिए अल्लाह ताला को हमारी किसी भी इबादत की या इनके सारी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह डजंट नीड इट, इट इज़ गुड फॉर अस कि हम हम्बल रहें। हाँ। और हम इस बात को समझें कि अगले मिनट हमारा सांस बंद हो सकता है। तो वो जो ह्यूमिलिटी अगर प्रैक्टिस रियलिटी चेक है ना, ये हमें काफ़ी वक्त ना हम्बल रखता है। आप बताएं आपका क्या मंत्र है अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक आर्टिस्ट बहुत सेंसिटिव होता है। इवन कि अगर मैं आर्टिस्ट, आप लोग एक्टिंग करते हैं, हम एंकर्स भी, हम भी मुसलसल एक वैलिडेशन के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, फिर हम चाहते हैं कि जितना हम उनके लिए काम करें वो हमसे उतनी मोहब्बत करें। फिर अगर कोई ऐसे कोई पैच वगैरह आता है तो हाउ डू यू डील विद इट? ये सारी एग्जांपल्स जो भी हमारे सामने से गुजरी है ना, रूही बानो की मिसाल दी आपने, वहीद मुराद की मिसाल दी, और ऐसी हज़ारों मिसालें हैं। क्योंकि ये बात तय है कि वो जो जगह इन लोगों ने देखी थी वो अनमैच्ड थी। अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जगह देखी है वो अनमैच्ड है, शुक्र है हम वो नहीं हैं। सो लेकिन वो ख़त्म हो जानी है, जैसे हम बात कर रहे हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि ये एक काम है जो हमारी तरफ आया है, जिसको जाहिर है हम अपने बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपनी बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक कर रहे हैं, और उसमें मुझे ये रियलिस्टिक मेरा अप्रोच होना चाहिए कि मेरी एबिलिटी इससे बेहतर है लेकिन इस से कम भी है। So be realistic, be realistic। और ये वो ना कि कैसे करते हैं, क्योंकि आप ना समझे कि मैं जो हूँ वो, हाँ, तो वो आप लोग अपनी मेंटल एक्सरसाइज क्या करते हैं खुद अपने आप को ग्राउंड रखने के लिए ब्रेक के बाद? जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, ये भी रुबीना जी से भी सवाल है और तौसीफ साहब से भी सवाल है कि देखिए हम जब ज़िंदगी में एक अच्छे उरूज पे जाते हैं तो वो देखा ना कि अब सारी बड़ाई तो अल्लाह पाक की ज़ात को जचती है और हर उरूज को ज़वाल है, ये इंसानों के लिए ही है, सवाए इस पाक परवरदिगार के। तो ये एक सर्कल ऑफ लाइफ है कि आज आप यहाँ फिर आपने करते जो बच्चा पैदा हुआ है कल उसी ने ज़मीन के नीचे भी जाना है। तो वो एक सर्कल ऑफ लाइफ है जिससे हम किसी भी सूरत में भाग नहीं सकते। लेकिन जब हमारे यहाँ, क्योंकि एक आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और हमारे यहाँ जब कोई अप्स एंड डाउन आते हैं कोई ऐसी चीज़, तो हमने देखा कि एक जैसे वहीद मुराद साहब की उन्होंने मिसाल दी, मैंने शो के बिल्कुल आगाज़ में परवीन बाबी साहिबा के वाले से बात भी की, रूही बानो खैर की ज़िंदगी के और वो स्ट्रेस वो इशूज़ थे उनकी बात भी की। उतना सेंसिटिव होता है, उसके लिए ऐसी चीज़ों से डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऑफ कोर्स बिकॉज वो सेंसिटिव है। आप कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई पैच आए तो आप उससे कैसे निकलती हैं, कैसे अपने आप को ग्राउंडेड रखती हैं?
देखो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उसी इंसान का है जो बहुत ज़्यादा अरूज देखेगा या बहुत ज़्यादा लोगों की अप्रिसिएशन, प्यार, मोहब्बत, और एक्टर्स से ज़्यादा मे बी पॉलिटिशियंस, ये ऐसे लोग हैं जिन पे लाइमलाइट बहुत ज़्यादा है. सो आई थिंक हमें ज़रा ज़्यादा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है थ्रू आउट आवर लाइफ्स, और ये मुस्तकिल सोचने की ज़रूरत है कि ये आज है, ये कल नहीं होगा, ये आज है, ये कल नहीं होगा, और कल फिर जब ये नहीं होगा तो हम एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे या कि हमारी ज़िंदगी अब नॉर्मल हो जाएगी. एंड आई हैव सीन फ्रेंड्स एंड पीपल जो कि बहुत बुरे सेक्लूजन में जाते हैं, जो कि बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, डोंट वांट टू मीट पीपल, दे डोंट वांट टू बी अराउंड पीपल, बिकॉज वो अपने ही आप को किसी की नज़र से, और अब हम देखते हैं ना, हम अपने आप को भी दूसरों की नज़र से ज़्यादा देख रहे हैं, अपनी नज़र से शायद इतना नहीं देख रहे, और आपके घर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घर वालों को चाहिए और आपके इर्द गिर्द के आपके बच्चों को, बाकी लोगों को चाहिए कि वो आपको ग्राउंडेड रखें. लेकिन फिर जब वो वक्त चला जाता है और हम दूसरों की नज़र में वो एप्रिसिएशन या वो अज़मत अपने लिए नहीं देखते, उस वक्त हमने क्या करना है, ये हमें सोचना है, मुस्तकिल सोचना है. आई थिंक अबाउट दैट अ लॉट. सही. अच्छा, आप एक सवाल पूछ रही थी डॉक्टर साहिबा से. हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक हम डिप्रेशंस की भी बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा, और हम ये बात कर रहे हैं कि हर किस्म का हो सकता है, यू नो, रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स. मैंने देखा है एक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एंड मेंटल इलनेस, साइकोटिक होना किसी का, जो कि वो प्रेगनेंसी जैसे ही शुरू हुई. I knew somebody, so she wasn't probably prepared for it. And आज की लड़कियों में ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी उनकी ज़िंदगियाँ शुरू होती हैं, और ज़रा क्योंकि अब लेट शुरू हो रही हैं, और वो अपना काम करना चाहती हैं और उनको आगे दुनिया नज़र आ रही है, एंड देन दे एकदम से उनको लगता है कि तुम्हारे साथ भी शायद हुआ हो कि ये तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी और मेरा काम रुक जाएगा. शी वेंट इनटू डीप डिप्रेशन एंड साइकोटिक हो गई, और फिर मेरा ख्याल है कि कहीं फिर उनको इसी तरह की ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया. सो जब हम क्योंकि वाकई सॉरी बात कर रही हूँ एक ऐड करने के लिए, क्योंकि हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे से तो बहुत बात करते हैं, लेकिन वाकई अगर आप उसमें भी डिनाइल में चले जाओ, क्योंकि अक्सर लड़कियाँ कहती हैं मैं तो आई नेवर वांटेड दिस चाइल्ड, तो क्या उसमें वाकई सो देखिए एम्बिवेलेंस हो सकती है. और व्हेनेवर यू टॉक टू समबडी हु कम्स टू अ साइकाइट्रिक क्लिनिक, पेरीनेटल साइकाइट्रिक क्लिनिक में अगर कोई आता है, तो सबसे पहले बिफोर यू टेल देम, कंग्रेचुलेट देम ऑन द प्रेगनेंसी, यू आस्क देम कि whether this was a planned pregnancy, whether they wanted this child or not, ताकि you are sensitive to the patient's needs. Number 1. Number 2, उसके बाद फिर एम्बिवेलेंस अपनी जगह पे है कि आपको चाहिए भी था, नहीं भी चाहिए था, उसकी वजह से बहुत डिफरेंट किस्म की फीलिंग्स आ सकती हैं. साइकोसिस इज़ एट द फादर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम. या तो बहुत एक्सट्रीम मूड्स, या बहुत अगर आपको रियलिटी से अगर आपका टच हट जाए, सो वो एक फ्रॉम ये जो आपकी मेन स्ट्रीम स्किज़ोफ्रेनिया है, उससे थोड़ी सी वो डिफरेंट चीज़ होती है, बिकॉज प्रेगनेंसी एक डिफरेंट स्टेट है. जी जी, ठीक है. अब वो लॉन्ग टर्म में जाके वो बाइपोलर डिसऑर्डर या स्किज़ोफ्रेनिया बन जाए, नोबडी नोज दैट, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो आपकी बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया की है, यानी सीरियस मेंटल इलनेसेस की है, दैट ऑल्सो कैरीज इनटू योर प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद वाले जो आपके जो सीरियस सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं. सो इन दैट केस आपको यू हैव टू, अगर इमीडिएटली अगर आप उसको, अब तो बहुत पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू इट और इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेते हैं. और कई दफ़ा बहुत हाई फंक्शनिंग, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत हाई फंक्शनिंग लड़कियाँ होती हैं, दे आर डूइंग हाई फ्लाइंग जॉब्स हैं, दे आर डूइंग अ लॉट, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन देयर इज़ दिस चेंज. सो क्या ये इज़ दिस जस्ट एन एडजस्टमेंट फॉर देम, सो दैट ये आपने अपने आप से सवाल पूछना है, या फिर ये कि अगर वाकई फ्रैंक साइकोटिक सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं और उन्होंने बच्चे को या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की बातें स्टार्ट करी थी हैं, तो और अगर नहीं भी आए सिम्टम्स, हाँ, तो उनको अगर ये अनहैप्पीनेस भी अंदर कहीं फील हो रही है ना, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड यू नो बाकी चीज़ें टैकल करने में, तो दे शुड सीक हेल्प. यस दे डू. आई थिंक वहाँ पे क्योंकि घर के लोग तो नहीं अंडरस्टैंड करेंगे ना. बिल्कुल. मेरा एक और सवाल है जी जी, कि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ना,
ये घर के लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते क्योंकि उनके अपने इश्यूज हैं। वो चाहते हैं एक नॉर्मल परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, लेकिन ना मैं एज अ आपकी बहू, बात- एज अ बेटी, एज अ बेटा। आपकी बात से ना मुझे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मैं एक्सपेक्ट करी थी और मैं एयरपोर्ट पे मैं लाहौर पहुंची तो लाहौर पे मुझे वहाँ पे एक खातून मिली जो कि उनका मीडिया से ताल्लुक़ था। तो वो मुझे देख के कहती तुम्हारी प्रेगनेंसी कैसे चल रही है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सो कहती जब मूवमेंट तुम्हें फील होती है, अब मेरा उस वक्त होगा 7th मंथ। मैंने कहा हाँ बहुत। तो कहती है मैं तो ना जब मुझे एकदम मूवमेंट फील नहीं होती थी ना, मैं ठंडा यख पानी पीती थी, ऐसे अंदर मूवमेंट फील होती थी। और मैंने उसको देख के मैंने उसका बच्चा कोई साल भर का उस वक्त था, तो मैंने कहा इसका बच्चा तो उसके साथ सेफ नहीं है। जो मेरे ज़हन में सबसे पहली बात आई कि ये मुझे कैसे बता रही है कि मतलब आपको माँ को होता है कि मैंने अपना ख्याल रखना है, ऐसी कोई चीज़ ना हो, मूवमेंट ज़रा सी फील ना हो तो माँ परेशान हो जाती है कि बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही। और वो मुझे बता रही है कि अगर मेरा नहीं कर रहा होता था ना, क्योंकि मुझे उसमें कोई इमोशनल की अटैचमेंट नजर आ रही थी, कहती मैं तो ठंडा यख पानी पीती थी, ऐसे अंदर घूमता था ना, और मैं डर गई। मैंने कहा ये बाद में मेरा दिल किया कि मैं उनके हस्बैंड से बात करूं कि भाई ये कोई ज़रा देखे, पर मैंने कहा नहीं, एक तो मुनासिब भी नहीं लगता, फिर दूसरी बात में उनकी सेपरेशन भी होगी। बट मेरे लिए वो बात बड़ी हॉरिफाइंग हो गई। तो वैसे अगर कोई बंदा ऐसी एक मुख्तलिफ बात करे, क्योंकि देखिए माँ बनना एक बड़ा खूबसूरत एहसास है, लेकिन वाकई जिसने बात की बहुत सी लड़कियाँ वो भी नहीं चाह रही होती ज़िंदगी के फेस में, लेकिन अगर उन पर ऐसी कोई चीज़ आ जाए। पहले एक उन्होंने बात अच्छी की कि आप पहले से पूछा कि आपको ये प्रेगनेंसी चाहिए थी, मतलब आप उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, बाद में मुबारकबाद दे दीजिएगा। तो आप इसको अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस सारे स्पेक्ट्रम को कैसे देखती हो? पहले तो रुबीना बाजी ने जो बात की कि जो फेम के हवाले से आप बात करी थी, तो एक छोटी सी चीज़ मैं कह के फिर आगे बढ़ूँ कि हमारे अंदर ये खौफ होता है कि हमारे अंदर एरोगेंस आ जाएगी, राइट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स को यूज़ भी नहीं करते। ठीक है, बहुत ही दफ़ा हम सोचते हैं कि आई कैन नॉट बिकम टू गुड बिकॉज मेरे अंदर गुरूर आ जाएगा। तो मेरी एक टीचर है, उन्होंने मुझे ये बात बताई, उन्होंने कहा कि जो भी हम हैं या जो भी टैलेंट हमारे अंदर है वो तो हमें किसी ने दिया है, अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इट्स अ गिवन गिफ्ट। द ओरिजिनल ओनर एंड सोर्स इज अल्लाह सुब्हान ताला। तो आप हमेशा ये याद रखें कि जब भी कोई तारीफ कर रहा है वो इस गिफ्ट की तारीफ नहीं कर रहा, गिफ्ट गिवर की तारीफ कर रहा है। So at any time, you know, we want to pursue our talents and go ahead. अल्लाह ताला ने तो हमें कोई ना कोई अपना टैलेंट उजागर करके मैनिफेस्ट करने के लिए भेजा है ना। तो अगर हम उस अमानत को दुनिया तक नहीं पहुंचाएंगे, एक आर्टिस्ट है जो अपना आर्ट नहीं बनाएगा या परफॉर्मर है जो परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो एक अमानत है जो उसने गिफ्ट शेयर नहीं किया। सो टू थिंक कि नहीं ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्लाह जस्ट चोज मी एज अ वेसल एंड आई एम ग्रेटफुल टू द गिफ्ट गिवर। तो जब भी आपकी कोई तारीफ करे आप बोले सब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं एंड आपका शुक्रिया, यू नो। सो दैट इज जस्ट समथिंग आई कोच पीपल विद, सो आई वांटेड टू शेयर। बट you know, unexpected events in life is where faith really comes in handy. कि आपके अंदर अगर ये आप काम करते रहे हैं कि दुनिया में कोई कहते हैं ना, नॉट अ लीफ फॉल्स एक्सेप्ट अल्लाह नोज इट, यानी पत्ता भी अल्लाह की मर्जी के बगैर जो है वो गिरता नहीं है। तो एक पूरी जान का इस दुनिया में आना अल्लाह ताला की मर्जी ही होगी तो ही ये मुमकिन हुआ है। तो जो जिस ज़ात ने हमें बनाया, हमें दुनिया में भेजा, वो ही ज़ात इस बच्चे की भी परवरिश करेगी। क्योंकि हम बहुत सी दफ़ा डिप्रेशन में या अपसेट इसलिए हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से, विच लीड्स टू हार्मोनल डिसबैलेंस, जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, राइट। लेकिन हमें वापस से यही बात याद रखनी है कि रिस्क देने वाला, पालने वाला, सेहत देने वाला और तरबियत करने वाला जो सबसे बड़ी माँ है वो अल्लाह सुब्हान ताला। बेशक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। सो अगेन एंड अगेन, यू नो, रिमूविंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द इक्वेशन इन द सेम वे कि मेरी क्या ताकत है, आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, तो इस बच्चे की परवरिश, इसका रिस्क तो खुदा के हाथ में है। तो किसी ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कभी कि मेरा रिस्क मुझे ना पहुँचे? तो ये हज़रत अली ने एक कहानी, मतलब उनसे मंसूब है ये बात। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अगर फ़र्ज़ करो तुम एक पहाड़ के ऊपर एक बंद कमरे में हो जहाँ कोई दरवाज़ा और खिड़की नहीं है, तो क्या मौत आ सकती है तुम्हें? तो बोला हाँ मौत आ सकती है। बोला जैसे मौत आ सकती है ना, ऐसे रिस्क भी आ सकता है। तो जो आपके नसीब में है वो कहीं नहीं जाएगा, और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रख के, यही होता है ना कि फेथ इज़ अबाउट पुटिंग इट ओवर फियर, फेथ ओवर फियर। या तो फियर रह सकता है या फेथ रह सकता है।
it's our choice. वो कहते हैं ना, if you're overthinking, why don't you overthink all the good things? Exactly. So we have to really make that conscious shift. पैराडाइम शिफ्ट सारा करने की बात है जी, ना, हाँ। अपने पर्सपेक्टिव और अपनी स्टोरी को चेंज करेंगे तो एवरीथिंग आउटसाइड ऑल्सो चेंजेस. डॉक्टर वेन डायर की एक बहुत खूबसूरत सेइंग है, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट विल चेंज. True. But in all of this, I think do not disregard your feelings. Absolutely, no, I don't mean to disregard it. बिल्कुल, absolutely. Acknowledge pain. and honor your feelings. And I think you are absolutely right. First step is the acknowledgement, recognition and the awareness of the pain. तो ही तो उसको हम आगे जाके heal कर सकते हैं. अगर उसको दबा के हमारा जो एक वो है ना, हमारे यहाँ है, कि बिल्कुल है. you tell the person, you disregard their feelings. उसको तो फिर हम कहते हैं पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी में हम चले जाते हैं कि हम ओवरली पॉजिटिव हो जाते हैं और जो मसला एट हैंड होता है उसको भी हम फिर केटर नहीं, लेकिन बुरी बातों को ना तो बुरी बात, लेकिन वो बुरी बात अंदर कोई अगर आपको बॉदर करी तो उसको एड्रेस जरूर करें. आप डॉक्टर विराट कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि देखो बहुत सारी अच्छी बातें ना पेशेंट को समझ नहीं आती. उसको आप ये भी बोलेंगे ना कि नमाज पढ़ो तो वो नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका ईमान भी ख़राब हो जाता है वक्ती तौर पे. और उसको वो चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो हमारी आँख के आगे चश्मा लगा हुआ है रूहानियत का या ईमान का, वो पेशेंट को नज़र नहीं आ रहा होता, वो एक अलग पैराडाइम में होता है. उस पेशेंट के लिए ये सारी बातें बहुत मुश्किल होती हैं समझना. और ख़ास तौर पे ऐसी प्रेगनेंसीज वगैरह जो होती हैं, मैं ये बात ऐड करना चाह रहा था कि आप ये भी तो देखें ना, प्रेगनेंसी से पहले उस लड़की की मेंटल कंडीशन क्या थी. कोई डायग्नोसिस तो नहीं थी, कोई उसका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं था, कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा था, कोई सिगरेट तो नहीं थी, कोई नींद खराब तो नहीं थी. क्योंकि प्रेगनेंसी जो हुआ है ये एक इवेंट है जो नजर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे जाके देखता है. डॉक्टर तो बाल की क्या कहते हैं उसको, बाल की खाल उतारता है. तो हिस्ट्री बहुत डिपेंड करती है इन कंडीशन पे कि ये आज जो प्रेगनेंसी हो रही है और ये शी इज नॉट हैप्पी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. ये रीजन नहीं हो सकता सिर्फ कि शौहर बुरा है. ऐसी भी लड़कियां, शौहर बुरा है, हालात अच्छे नहीं है, प्रेगनेंसी भी नहीं चाहती थी और सस्टेन कर गई क्योंकि उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग था, वो लड़की खुद स्ट्रांग थी, उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी थी. लेकिन एक लड़की जो कि 16 साल से डिस्टर्ब थी, जैसे कि बॉर्डर लाइन थी या कोई ऐसी थी जो कि सेंसिटिव थी, उसका शोहर भी बुरा नहीं है, सास भी अच्छी है और प्रेगनेंसी पे वो बिपर गई है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि पेशेंट की जो अपना जो उसका इश्यूज है ना, उसकी रिस्पेक्ट किए बगैर आप उसको कोई भी स्टेटमेंट देंगे ना तो उसके साथ ज्यादती होती है. अच्छा, कमिंग बैक टू, अगर मैं दोबारा से स्किज़ोफ्रेनिया पे आऊँ और जब मैं हेलुसिनेशंस के हवाले से बात की, आपका रिहैब सेंटर है, रिहैब सेंटर में स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, जब वो उस टाइम से गुजर रहे होते हैं, जब वो हेलुसिनेशंस उनके सामने हो रही होती हैं, आप उनसे डील कैसे करते हैं? पूछने का मकसद है क्योंकि हमारे घरों में भी ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो देख रहे हैं, और जब हम उनको जैसे बात हो रही थी ना, उन्हें बात में मिसाल दी कि जी वो कहेंगे जी तो लाल टेबल, आप कहेंगे नहीं जी देखो नीली टेबल है, बिस्किट्स पड़े हैं, चिप्स पड़े हैं, पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है. नहीं यार, ये मुझे समझ नहीं रहे, मेरे घर वाले मुझे समझते नहीं है, तकलीफ में आ जाएगा, हमने कैसे डील करना है इसको? मैं कल की बात बताऊं और 1% जो मैं इसमें एग्जैजरेट कर रहा हूँ या मैंने इसमें कुछ किया हो. कल मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ एक फैमिली देख रहा, ऊपर से आवाज़ आई कि एक पेशेंट को 2 पेशेंट लड़ाई कर रहे हैं. हम सारे ऊपर गए, देखा कैमरे लगे हुए हैं, हमने जो देखा ना तो एक पेशेंट को 2 पेशेंट चढ़ के मारने की कोशिश करे, स्टाफ आ गया. तो जब पता किया तो जो इधर बैठा था जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, वो उन 2 पेशेंट को कह रहा है कि तुम लोग मुझे गालियाँ क्यों बक रहे हो. और वो भी बेचारे पेशेंट है लेकिन वो ड्रग एडिक्ट थे तो कतरे बेहतर थे, वो उनका डिटॉक्स हो गया. तो कह रहा हमने गाली इसको बकी नहीं है, कह रहा नहीं ये दोनों मुझे घूर घूर के देख रहे हैं, मुझे गाली बक रहे हैं. और वो उनको गालियाँ बकना शुरू हो गया. और एड में ये हुआ कि उसने उसको चढ़ के मारने की कोशिश की कि उसको ये परसीव हो रहा था कि ये लोग मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये लोग मेरे मुतालिक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. तो जब हमने उन दोनों को अलग किया तो उसका जो हमने अकाउंट लिया तो कहता है ये दोनों मुझे घूरते रहते हैं और ये लोग मुझे पीछे से आवाज़ें देते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे जा रहे होते हैं. और आपको नहीं पता जब मैं नहा भी रहा होता हूँ ना तो इनकी आवाज़ें मुझे पीछे से आ रही होती हैं कि इसको मारो. तो ये है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके अंदर आपको ये नज़र आता है कि कोई मुझे पीछा कर रहा है, कोई मेरा ताक़ुब कर रहा है, कोई मुझे मार देगा, खिड़कियाँ बंद कर दो, हुडीज़ पहन के घूम रहे होते हैं, काले चश्मे लगा लेते हैं, अपने आप को कोशिश करते हैं कि अंधेरे में गायब कर लें ताकि लोग गायब हो जाएं मेरी लाइफ से, क्योंकि दुश्मनी फील कर रहे होते हैं. फिर उनको हेलुसिनेशंस जो हो रहे होते हैं वो बड़े ख़तरनाक होते हैं. एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है, डॉक्टर साहबा भी इसको सेकंड करेंगे, कि कोई गलत काम वो कर भी लेंगे ना, किसी को मार देंगे, किसी को हर्ट करेंगे तो बोलेंगे मैंने थोड़ी किया, मुझसे तो करवाया है, ये मैं नहीं था, ये मुझसे तो किसी ने कहा है, मुझे तो आमद हुई थी.
और वो आमद चली भी जाती है और वो उस पर इतना फर्म बिलीव होता है कि आप उनको 100 साल भी बैठ के बता दें कि नहीं ये तुमने किया, कहते हैं मैंने किया ही नहीं। तो उसमें अच्छे काम भी हो सकते हैं और बुरे काम भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हम जब देखते हैं ऐसे पेशेंट, तो जब पेशेंट आ रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है जिन आ गया, मतलब वो जिन्नाती बातें ही होती है ना उसकी भी, यूं यूं करेगा, यूं करेगा, यूं करेगा, अजीब वाली बातें। लेकिन जैसे उनकी बॉडी में दवाइयाँ जाती हैं, मैजिकली हफ्ते 10 दिन में वो लोग जो है ना वो चले जाते हैं। तो इससे हमसे बड़ा बाबा तो कोई नहीं है फिर। इसमें ना यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क है इस बात में, वो ये कि अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो जो आपके साइकाइट्रिक पेशेंट्स हैं देर आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ वायलेंस देन देम बीइंग द परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस। यानी इसको आसान अल्फाज में लोगों के लिए आसान अल्फाज का मतलब ये है कि उनको लोगों की तरफ से ज़दोकोब होने का या मारपीट उनकी होने का ज़्यादा रिस्क है बनस्बत ये कि वो किसी को तकलीफ दें। ऐसा होता भी है, ऐसा है। ये अगर फोरेंसिक साइकाइट्री का पाकिस्तान में तो उस तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन अगर फोरेंसिक साइकाइट्री का इंटरनेशनल लिटरेचर देखें तो आपके पेशेंट्स, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं उनके एक्शंस के, तो वहाँ पे फिर यही वाले पेशेंट्स होते हैं जो रिवॉल्विंग डोर पेशेंट्स बन जाते हैं। जब आपके असाइलम्स ख़त्म हुए थे 60s में, जब एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस आई थी, तो ये वाले पेशेंट्स वल्नरेबल पेशेंट्स बन गए थे। इवेंचुअली प्रिजन सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स एंड अप इन प्रिजन सिस्टम्स बिकॉज उनको पता ही नहीं है कि वो क्या फैसले करें, क्या चीज़ें। मिसाल के तौर पे कोई कह देता है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुझ पे बशारत हो गई है, कैसे सुना होगा ना आपने, उसको आग लगा के जला देते हैं। उसको ये नहीं गवारा करते कि ये बेचारा कोई पेशेंट था, उसको कोई डिल्यूसिव थॉट आई है या उसको कोई ऐसी बात आई है कि पैगम्बराना सोच आ जाती है और हम लोग तो उसको आग लगा के जला देते हैं। ये बिल्कुल 100% आपकी बात सही है कि पेशेंट को पेशेंट की तरह देखते भी नहीं है। अगेन हमें डील कैसे करना है? अगर हमें कोई बंदा बोल रहा हो और हमें ये पता है कि अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो हमारे लिए भी खतरा बन सकता है। हो सकता है कि वो इतनी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में हो कि हमें भी जिन जोड़ सकता है, हमें भी मार सकता है। साइकियाट्रिक पेशेंट में मसला यह है कि वो कहता है मैं ठीक हूँ, फैमिली कहती है तुम खराब हो। दुनिया के अलग पेशेंट्स में पेशेंट कहता है मैं ठीक हूँ और मुझे इलाज में लेके जाओ, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। बिल्कुल। तो पहला काम ये होता है कि पेशेंट अगर कुछ कर भी रहा है तो यू फैमिली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पेशेंट को छोड़ें, जाके डॉक्टर के साथ खुद जाके मिल लें पहले। फैमिली जाके मिल रहे, जिस तरह रुबीना आपा ने बोला कि हम करना क्या है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। आया कि इसको हम पीर साहब के पास लेके जाएं, आया कि हम इसको किसी मजार पे बिठा दें या किसी डॉक्टर को दिखाएं या जो भी कंबाइंड थेरेपी व्हिच इज अ ब्यूटीफुल थिंग। बिग नो है, अभी सुन लें भाई, वो ये मेंटल कंडीशन है। पीर साहब अब खुद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उन्होंने वो खुद ही बाइपोलर होते हैं अमूमन। मैं आपको क्या बताऊं, दैट इज वेयर वी हैव टू बी सो विजिलेंट, क्योंकि पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ पेशेंट्स लाइक दैट। यानी पीर बाबा वगैरह ये लोग तो झूठ बोल के अपनी दुकान चला रहे हैं ना। सो द डॉक्टर्स हैव टू बी फर्स्ट। और आपने बहुत अच्छी ये बात की जो मैं पूछने वाली थी कि हमारे पास एक ये रूल आ जाता है ना कि थेरेपी या मेडिकेशन में जब तक पेशेंट खुद नहीं जाता उसको हम पुश नहीं कर सकते। सर डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि अमेरिका से या और जगह से लोग पाकिस्तान पेशेंट्स लेकर आते हैं और वो उसकी रीज़न ही ये है कि वहाँ पे अगर कोई पेशेंट इवन इफ वो दवाई नहीं भी खा रहे, अगर वो किसी को बॉदर नहीं कर रहे, तो जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम है उसको उसको इंगेज नहीं करेगा। फिर इवेंचुअली हमारी फैमिलीज़ बाहर से लेकर आती हैं बिकॉज फैमिलीज़, अच्छी बात यह है कि हमारे फैमिली सिस्टम्स ऐसे हैं कि वी केयर, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम अपने काम से काम भी नहीं रखते, लेकिन हम फिर इवेंचुअली देन देयर ब्रॉट इन एंड देन देयर ट्रीटेड। सो द फैमिली कंसर्न, जैसे आपने कहा कि फैमिली जाए। आई रिमेंबर जब मेरा बेटा बहुत ही छोटा था एंड आई वाज कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, सो आई वेंट टू सी अ थेरेपिस्ट माई सेल्फ बिकॉज वो तो इतना छोटा था कि ना तो थेरेपिस्ट उसको ट्रीट कर सकते हैं, ना ही मतलब वो समझेगा किसी और की या कंफर्टेबल होगा ये 1 साल का बच्चा या 1.5 साल का बच्चा। सो आई वेंट इन एंड द थेरेपिस्ट told me some tools that you can engage with your child in this way or do these activities, तो उसको help होगी। So I guess perhaps that's a really good way to start कि हम वहाँ से शुरुआत करें। And I've also seen कि there are these very severe conditions जहाँ काउंसलिंग, आपने कहा कि बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेडिकेशन अपना असर थोड़े अरसे तक ना दिखा दे। अच्छा, ये तो चले हम लोगों के इलाज की बात करते हैं, लेकिन अगर मुझे आज हम बैठ के उसको डिस्कस भी करें तो उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे लगता है लोग तब अंडरस्टैंड करते हैं जब हम किसी
ड्रामे की सूरत में इसको देखते हैं। हम लाख, जैसे हमने टॉक्सिक पेरेंटिंग के वाले से बात की, लोगों को बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब आपने जैसे किरदार भी अदा किया तो लोगों को आके हाँ भी ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं या होते हैं, वो देख भी होते हैं, लेकिन वो शायद उनको टॉक्सिक कहना नहीं चाह रहे होते। तो कितना ज़रूरी है कि हम ऐसे किरदारों पे काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिस्ट खुद भी तंग होते हैं कि स्टिग्मेटाइज ना हो जाए, अगर वो ऐसा कोई किरदार पकड़ेंगे तो कि उनकी भी जो है उनके भी कहीं की मुश्किल भी होता है उसको निभाना। कितना ज़रूरी है? अब बिल्कुल मैं तो एक वो अच्छा गुड बॉय तौसीक अंकल सुबह सुबह कार्टून दिखाते तो मेरा तो वो एक ब्रांड था, और जब मैं एक्टिंग में आया तब भी हुई शजीना के बाबा, और एक अच्छा पॉजिटिव। तो जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो एक्चुअली मुझे इंडस्ट्री के अंदर बड़े संजीदा गुरु टाइप लोगों ने भी कहा, अरे क्यों अपना इमेज ख़राब कर रहे हो, ये एक टॉक्सिक एब्यूजिव फादर का, फैसल के फादर का कैरेक्टर करना जो कि उसको फिज़िकली इमोशनली इवन सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, इस तरह का टॉक्सिक स्टेप फादर, तुम डोंट डू दिस ना, तुम अपना पूरा इमेज ख़राब करोगे। एंड देन और तुम तो खुद एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हो, और तुम तो फिर देन आई सैट विद माई सेल्फ, जो अभी आपने बात की, आई सेड कि ऑल द मोर रीज़न do it. All the more reason to do it. Because लोग जानते हैं कि मैं नहीं हूँ ये, मैं मगर एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हाँ। तो इसलिए मैंने फिर वो कैरेक्टर किया कि भाई, और वो हम सबकी जिंदगियों का ही इर्द गिर्द का किरदार है, तो आप लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते होंगे। सो इसलिए मैं तो आई टोटली एग्री विद यू। रुबीना जी इसमें ऐड कर सकती हैं कि बिल्कुल मेरा तो ख्याल है कि हमें सिर्फ उस पे नहीं जाना चाहिए कि अच्छा ये तो हिट हो जाएगा, अच्छा कौन सा कैरेक्टर लूँ तो वो मेरी, आई थिंक दिस इज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीपल लाइक अस कि हम इस तरह की यूनिक डिफरेंट कैरेक्टर्स करें, ताकि वो एक हमारा स्टीरियोटाइप, हमारी एज एक्टर्स एज सेलिब्रिटीज भी हमारा एक स्टीरियोटाइप ब्रेक होना बहुत जरूरी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी क्योंकि हम ब्रेक पे भी जो अभी आप कहेंगे यार क्या हो गया, मैं तो सीधे से बात कर रहे थे, तो ये सारे अस्तर अभी हम यही बात कर रहे थे कि क्योंकि देखिए हमारे अगर कोविड के बाद अगर आप देखें तो नफ्सियाती तौर पे मुझे लगता है कि हमारी पूरी कौम को ना एक थेरेपी की ज़रूरत है। लेकिन अब वही बात कर रहे थे कि जी थेरेपी इतनी महंगी हो गई है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि महंगी, हाँ ये इस बात पे हमने एक वो कौम जो मैं कह रही हूँ कि सस्ती होनी चाहिए, वो कहे ये ना कहे, क्योंकि देखिए जहाँ पे आप बड़े से बड़ी आपको लग रहा होता है बीमारियों का, आपके पास हल्का सर दर्द की गोली, क्योंकि आपको पता है वो पत्ता आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये अब हमारे मुल्क में तो मसला ये भी है ना कि लोग इसलिए भी घबराते कि भाई ये ना हो कि मैं कोई जाऊँ तो कोई पुराना कट्टा ना घुल जाए, फिर उसके बाद मैं चीज़ें और करने लग जाऊँ, फिर मैं पैसे दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफकोर्स जितनी महंगाई है, और ये एक महंगी ट्रीटमेंट है। आपने लाहौर की बात की कि लाहौर में बहुत सारी जगहों पे क्योंकि वो इस हवाले से काम भी करें तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन नफ्सियाती ट्रीटमेंट बड़ी महंगी ट्रीटमेंट। अच्छा मैं ज़रा ख़वातीन के वाले से बात भी ज़रा करना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे घर में जो ख़वातीन रहती हैं, जो घरों से बाहर भी नहीं निकलती, जिनके मियाँ नार्सिसिस्ट होते हैं या जिनके मियाँ अब्यूसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बड़े नफ्सियाती मसलों से गुजर रही होती हैं, लेकिन बजाय कि हम उनको एड्रेस करें, हम उनको बाकी कामों में लगा देते हैं, हम उनको बच्चों में उलझा देंगे, घर की और चीज़ों में उलझा देंगे। ऐसी सिचुएशन में हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, ये मैं ज़रा सबसे जानना चाहूँगी। कैसे हम उन औरतों को निकाल सकते हैं जो, मैं बताऊँ? जी जी। देखो अभी जो हमारे पास फ़ोन कॉल आई थी उसमें उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ना कोई भी एक बात कर देता है और फिर वो चलती रहती है बिकॉज उनके पास सवाए सोचने के या आप जब घर के चोज भी काम कर रहे होते हो तो आपको आपका दिमाग फारिग होता है, आपके हाथ मोस्टली काम कर रहे होते हैं और वो ऐसा काम होता है जो कि आपकी रूटीन में है, सो आपको एग्जैक्टली पता है बगैर दिमाग लगाए आपने कैसे करना है। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि एक तो अपने घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, कोई ना कोई अपने लिए ऐसा काम या एक्टिविटी
काम ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे ही दे, कोई जॉब ना हो, बट कोई पब्लिक जैसे जाके कहीं Volunteer कर लें। किसी ओल्ड होम में वॉलंटियर कर दिया या कहीं भी वॉलंटियर कर लिया। तो कुछ आप कहीं कुछ और लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कोई और बातें सुनेंगे, कोई और बातें करेंगे। आपके दिमाग को अगर आदत भी है बातें रिटेन करने की। रुबीना जी, आई विश कि ये इतनी मजे की सिचुएशन होती कि लोग घर से बाहर निकल के वॉलंटियर पे काम, यहाँ तो और इसको थोड़ा देसी भी कर सकते हैं, इसको देसी भी कर सकते हैं। मुझे याद है मेरी वालदा साइकोलॉजिस्ट थी और वो 12 बजे या 11:30 बजे सब्जी लेने खुद निकल जाती थी और 1 घंटा बाहर रह के आती थी। हाँ, इंटरेक्शन, सब्जी वाले से लड़ना, दूध वाले से लड़ना, वो एक चक्कर था। वो लड़ा के जो उनकी बैटरी चार्ज होती थी ना, मैं आपको बताऊं वो पूरा दिन चलती थी और वो सनलाइट या निकल के उनके ऊपर एक चार्ज आ जाता था। जिस दिन पापा 2-3 दिन वो नहीं जाती थी, पापा पूछते थे आजकल तुम बाहर नहीं जा रही हो? वो कहती थी नहीं, छोटे की वजह से नहीं जा रही। कहते चली जा। क्योंकि ये जो बात है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा अपने कल्चर में डाल दें, घर से निकलना किसी भी टाइम पे, मैं ये नहीं कहता कि आप ठीक है ये जरा मुश्किल काम है कि आप कहीं जाके काम करने बगैर पैसों के, पाकिस्तान में तो नहीं करते लोग। लेकिन किसी पार्क में तो जा सकते हैं, तेरा घर पे अलावा जो किसी पार्क में तो जा सकते हैं, कहीं पे सब्जी लेने तो जा सकते हैं। लोगों ने घर पे डिलीवरियां बुला के अपने आप को जो काउच पोटैटो बना दिया है, मर रहे हैं, उससे निकलें। आप सिर्फ आधा घंटा देखो, मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मेरी ऑटो थॉट हो गई है, खाला फुप्पी इसने ये किया, मैं फंस गया हूँ। अब उससे मैंने निकलने के लिए विजन भी तो चेंज करना है ना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ? मैं भी रुबीना आपस से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी सोच को कैसे सोच सकता हूँ? या तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस थॉट को ब्रेक करने के लिए आपने ही कुछ करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इलाके की 2-4 खवातीन मिलके कोई गैदरिंग कर लें, एक ग्रुप बना लें एंड हाँ, ये बात है। जैसे गली मोहल्ले में जो खवातीन शाम के टाइम बैठ के बात करती है ना, वो भी बड़ा जो अनवाइंड करती है, वो भी बहुत अच्छा होता है। वो भी थेरेपी होती है, कहते हैं अच्छी दोस्त से बहुत अच्छी थेरेपी होती है, थेरेपिस्ट होती है। मेरे कॉलर मौजूद हैं, आयशा मौजूद है पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, क्या पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं पूछना तो चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगी। जैसे नदिया आप बोल रहे थे जी कि ड्रामा, हाँ वो बहुत, जैसे मेरे साथ हुआ। मेरा बिल्कुल यंग बेटा था और उसकी शादी अरेंज हो रही थी, मतलब उसकी पसंद पे उसकी शादी होने वाली थी। तो उसका बिहेवियर इतना बदल गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि जब सारा काम इसकी पसंद का हो रहा है तो ये इसका बिहेव क्यों कर रहा है। हर चीज पे शक करना, हर चीज पे लड़ना, हर चीज पे झगड़ना। तो काम करते करते मैं उस ड्रामे को फॉलो नहीं कर रही थी। टीवी बंद करने जब मैं उसके पास आई तो मैंने जो जुमले उनके सुने कि तुम शक करती हो, तुम ये करती हो, तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है, ये वो, तो वो मेरे जहन में अट्रैक्ट की ये बात कि मेरे बेटे का ऐसा ही बिहेवियर है जैसे कि वो ड्रामे में दिखा रहे हैं। वो इस तरह की ही बातें कर रहा है जैसे वो ड्रामे में दिखा रहे हैं। वो किसी और चैनल का ड्रामा था, मुझे नहीं याद, लेकिन अदाकार याद है क्योंकि मैं ड्रामे को फॉलो नहीं करती। सोनिया थी उसमें और वो मेरे ख्याल में शिज़ोफ्रेनिया की पेशेंट बनी हुई थी। अच्छा, वो मैं देख के मुझे हुआ, फिर मैंने उसको सर्च करना शुरू किया और मैं बड़ी ही मुश्किल से अपने बेटे को जितना साइकाट्रिस्ट के पास लेकर गई कि वो मेडिसिन के ऊपर आ ही नहीं रहा था। अब क्योंकि वो मेडिसिन के ऊपर तो आ गया और वो काम डाउन भी हो गया, और क्योंकि उसकी पसंद की शादी थी, उस लड़की को पता था सारा कुछ, लेकिन वो वही बातें हम पढ़े लिखे होने के बावजूद उसको तवीज और गंडों के साथ रिलेट कर रहे थे कि क्योंकि पसंद की शादी और ये शायद फैमिली वाले इरिटेट हो गए हैं और किसी ने कोई जादू टोना किया है। लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया तो काफी उसको बेहतरी हुई और उसकी शादी हुई। लेकिन अब 3-4 साल हो गए, मुझे फील होता है कि उस वक्त मुझे उसकी शादी रोकनी चाहिए थी, लेकिन मैंने की क्योंकि वो सेटल थी हर चीज। कि अब है उसकी मिसेस बहुत अच्छी है, उसके साथ कोऑपरेट करती है, लेकिन घर के और लोगों का बिहेवियर उससे फर्क होता है। कभी कभी जब वो उस दवाई से तंग आ जाता है, वो उस दवाई को छोड़ता है, तो फिर मुझे मसाइल आते हैं। तो शुक्र है कि मुझे बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट मिले हैं जिन्होंने कोई ज्यादा दवाई नहीं दी हुई। अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं तो एक वेगाड्रॉल जो उसकी दवाई है वही हम उसको 3 और 6 mg पे लेकर आते हैं, वो ठीक करता है। लेकिन शादीशुदा जिंदगी में मसाइल आते हैं। अगर आप शादीशुदा हो और सब कुछ है तो फिर अब मुझे डॉक्टर साहब बताएं कि मैं उसको कैसे हैंडल करूं, यानी उसकी आगे फैमिली कैसे बढ़े, क्योंकि दवाई के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये डॉक्टर साहब को पता होगा।
मैं अब बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उसकी फैमिली बढ़े, लेकिन क्या वो फैमिली चला सकेगा? बहुत बहुत आपने अच्छा सवाल किया एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी अपनी एक इस कॉल ने और बहुत सारे ऐसे लोगों की रहनुमाई कर दी है। डॉक्टर साहब वाकई बताएं, ये वो कॉल होती है जो हमारी 1 घंटे की मेहनत और ये 2 मिनट की मेहनत जो है ना वो बराबर होती है। हाँ। क्योंकि लोग जो है ना लोगों से ज़्यादा सीखते हैं और इसमें बहुत अच्छी अप्रोच है कि पहला पार्ट तो ट्रीटमेंट का ये करा चुकी हैं जो कि दवाइयों का था, और ये भी इनकी इल फाउंडेड बिलीव है कि दवाई से इसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगे। ऐसा नहीं है, दवाई लेने से इसकी फैमिली में बेहतरी आएगी, लेकिन जब आप एक स्टेज क्रॉस कर जाते हैं ना तो फिर थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बड़ा काम होता है कि आज की डेट पे आपने कैसे रहना है। जब आप बीमार थे तो अलग थेरेपी थी, फिर शादी हुई तो एक अलग थेरेपी है, अब आप बच्चों की तरफ जा रहे हैं, आपकी लेट रिकवरी हो चुकी है, आप आगे जा चुके हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन थेरेपी होती है। क्या थेरेपी का सिलसिला, बिकॉज इजंट इट वेरी लॉन्ग थेरेपी? देखो थेरेपी जो है, थेरेपी इज अनदर एस्पेक्ट, देयर इज अनदर एस्पेक्ट दैट ये जो बात कर रही हैं जिसकी वो बात कर रही है साइड इफेक्ट्स की। सो इन्होंने जिस दवाई का नाम लिया वो वेगाडॉन, ब्रांड नेम है, रिस्पेराडॉन है। रिस्पेराडॉन जो है वो जिस तरह से इन्होंने डोज बताई है ये थोड़ी सी हायर डोज पे है। और फिर इसमें दो चैलेंजेस हैं। दूसरा एक तो ये कि हायर डोज देनी पड़ रही है, दूसरा ये कि ये दवाई बंद कर देते हैं और एवरी टाइम जब भी हम दवाई बंद करेंगे तो फिर आपको सब्सिक्वेंटली बाद में ज़्यादा हायर डोज पे जाना पड़ेगा, तब जाके तबीयत में बेहतरी आती है। अब जितनी ज़्यादा आप दवाई की मिकदार ज़्यादा देंगे उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत किस्म के होते हैं और वो सब साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपका डॉक्टर का काम है कि वो आपको इन्फॉर्म करें, आपके साथ डिस्कस करें और फिर उसके साथ कई साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस तरह से ये ओपनली नहीं बता पा रही थी कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब मैं ये बात आई वांट टू यूज़ दिस फोरम कि कई दफ़ा सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो जो फैमिली बढ़ाने की बात करें, प्रॉबेबली ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनको सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसी दवाई उनको दे सकते हैं कि जिसमें इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, नंबर 1। दूसरा ये कि पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, पेशेंट के साथ ओपन कॉन्वर्सेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ और साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, दिल की बीमारी हो सकती है, आपको शुगर डेवलप हो सकती है। अच्छा खासा स्मार्ट सा लड़का अगर हो एंड देन 1-2 साल दवाई खाई है, 20-30 किलोग्राम उनका वेट बढ़ गया है। मैक्सिमम को देखते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट पे होते हैं उनका वेट बढ़ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स पे इतना नहीं बढ़ता जितना एंटी साइकोटिक्स पे बढ़ता है। एंटी साइकोटिक्स, और बट एंटी साइकोटिक्स भी बहुत किस्म की हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसी है जिससे नहीं भी बढ़ता। ऐसी नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये वाली कॉन्वर्सेशन मरीज के साथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर ये कॉन्वर्सेशन आपने पहले दिन से नहीं की, जब आपने रिस्पेराडॉन प्रिस्क्राइब किया, तो फिर आपने यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। दवाई स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी सारी बेसलाइन मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, क्योंकि अगर यही 1 mg पे चलता रहे तो उतना साइड इफेक्ट भी कम हो जाए और उसके साथ साथ वॉक करता रहे तो वॉक करने से और बिल्कुल बिल्कुल आप लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं। देखिए हर साइकियाट्रिस्ट की प्रैक्टिस डिफरेंट होती है, बट कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे प्रोफेशनल के पास जाएं हु इज ट्रेन्ड और जिसके साथ जो एंड देन गो टू समवन। बेटे को लेके जाए, क्योंकि ये भी कंसर्न है अपनी बेटी की आगे फैमिली बढ़ाना चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब जैसे उसकी डोजेस कम होती हैं तो वो उस पे बीमार हो जाता है। यहाँ पे क्लियर जवाब, यही प्रॉब्लम है कि बच्चा भी हो जाए फिर अगर उनके बेटे लेट मी टेल यू जस्ट आई विल टेक योर 30 सेकंड्स। अगर वो 2 साल के बाद ये बात कर रहा है तो डॉक्टर की ड्यूटी पूरी तो नहीं हो रही ना। अगर वो पेशेंट को दवाई दे रहा है और दवाई देके वो 4 बातें नहीं समझा पा रहा है कि पेशेंट दवाई लेने में खुश रहे और दवाई को बीच में रोके नहीं, और फिर थेरेपिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो आने वाले जिस तरह कह रही थी डिटेल में बात करना, ये सब कुछ बड़ा कंबाइन है। और 1-1.5 साल के बाद तो लो डोज पे पेशेंट चलता रहता है, कोई वेट शेट इतना नहीं बढ़ता। अगर वो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे आ जाए, थोड़ी डाइट कर ले, आप उनको थोड़ा जर्नलाइज करो। ये भी तो कम खाते होंगे ना, क्योंकि टीवी पे आते हैं अपने आप को फिट करना है, तो एक पेशेंट को कम खाने में क्या मुसीबत है। एक डायबिटिक तो हम जर्नलाइज करते हैं लोगों को, हम उसको विक्टिम समझ रहा होता है ना कि मेरे साथ दुनिया की सारी ज्यादती हो रही है, वाई मी, तो हम उसको बताते हैं। हमारे पास जो पेशेंट हैं हम उसको 2 साल के बाद जो दवाई दे रहा होता है दैट्स माय ड्यूटी कि वो लेते हुए खुश रहे और वही बोले कि नहीं ये मैं खाऊंगा और लो डोज होगी तो फायदा होगा और मैं वॉक करूंगा तो ये फायदा होगा, मोटा मैं इसलिए नहीं होऊंगा क्योंकि मैं कम खाऊंगा और दवाई मुझे पता है मोटा करेगी। पेशेंट नीड्स टू नो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग अबाउट हिज डिजीज, दैट इज द ड्यूटी फ्रॉम द डॉक्टर। सही वाकई। एंड आई थिंक कि एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि वक्तन पर वक्तन डॉक्टर को वापस से विजिट किया जाए। ये एक पत्थर पे तो लकीर नहीं है ना, इंसान खुद ही इवॉल्व हो रहा होता है, उसके केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो हर चीज़ के लिए आई थिंक कंसिस्टेंटली रेगुलर फॉलोअप्स और उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उससे राय ली जाए। अब
मतलब जैसे उन्होंने हमसे फ़ोन करके पूछा क्या वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ये तो हमारे पास स्पेशलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक बंदे के स्पेसिफिक केस को स्टडी करके उसके लिए पर्सनलाइज Individualized बिल्कुल program. इंडिविजुअल प्लान प्रोग्रामिंग तो उस ही बंदे के लिए होगी ना, मतलब दैट ओनली द वन ऑन वन डॉक्टर रिलेशनशिप इनको कहाँ जाना चाहिए? साइकाइट्रिस्ट के पास, टू दे ट्रीटिंग साइकाइट्रिस्ट के पास। दूसरा एक और इन्होंने एस्पेक्ट रेज किया है, द अदर एस्पेक्ट है कि इनको दूसरे घर वाले जिस तरह से ट्रीट करते हैं वो ठीक नहीं है। सो यहाँ पे आई थिंक डॉक्टर वजाहत कैन ऑल्सो ऐड टू इट कि जब हाई स्ट्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी या तो इमोशनल ओवर इन्वॉल्वमेंट होती है, या तो हम बिल्कुल सर पे चढ़ा देते हैं, या फिर हर चीज़ पे हम तनकीद करना शुरू कर देते हैं। दोनों सूरतों में स्किज़ोफ्रेनिया ख़राब हो जाता है, मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है, दवाई वो ले भी रहे होंगे लेकिन तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक ये वाली चीज़ को भी हमें जो फैमिली मीटिंग्स के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है, और एज सून एज पॉसिबल इंगेज उनको फैमिली थेरेपी में भेजने की ज़रूरत है। पहले तो ये कि आप उसको आइडेंटिफाई करें, और कई दफ़ा आपको वो चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोलनी है कि देखें, अगर अभी मैं आपको देख रही हूँ कि जिस तरह से कि आप बहुत ज़्यादा इनको कॉडल करते हैं, फिर दूसरे एक और पेरेंट होगा वो उनको बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद कर रहा होगा, तो वो भी आपको एग्जैक्टली वो सिचुएशन उनके सामने रख के एक्सप्लेन करनी है। यू हैव टू टेल इट टू देम बिकॉज आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। एंड उसमें फिर पेशेंट आउटकम्स बहुत बेहतर हो जाते हैं। और आपकी फिर जो, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पेशेंट का भी कहते हैं आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि वो भी इस बात को समझे कि हाँ मेरे साथ ये मसला है और मुझे इसके क्योर के हवाले से अपने पे एफर्ट करनी है। 97% पेशेंट्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। ओह अच्छा, लाइए हम इससे हमारे साथ कॉलर मौजूद है हिना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। सर मेरा आपसे सवाल था कि ये दिमाग का मसला मेरे साथ भी है। अच्छा। तो ये इस तरह था कि मैं आराम से बैठी बैठी सुन हो जाती थी, मुझे किसी का कुछ इल्म नहीं होता था, मुझे दूसरा बंदा बताता था कि आपके साथ ये मसला है। जिस तरह मैं किसी काम करते करते वो काम छोड़ देती थी, इस तरह की मेरे साथ कंडीशन थी। कोई चीज हाथ में उसे फेंक देना, बस बैठ जाती थी एक जगह। फिर ये मैंने मुल्तान से मुकम्मल इलाज करवाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपके दिमाग के पट्टे खिंचे हुए हैं, आप लंबे लंबे सजदे करें और उसके बाद फिर आप ये मेडिसिन यूज करें और जितना हो सर का मसाज करें, और आपने ये जहनी टेंशन ले लेके आपके साथ ये मसला हुआ है। सर फिर मैंने इसका मुकम्मल इलाज करवाया है डॉक्टर महमूद तनवीर से, मुल्तान से। अच्छा। उन्होंने 2 साल का मेरा मुकम्मल इलाज किया। उसके बाद 2 गोलियां उन्होंने दी हैं कि ये आपकी हयात चलेंगी, सीजोनल और डीलक्स गोली, ये आपकी हयात चलेंगी। सर मेरे पास एक बेटा है, माशाल्लाह वो 4 साल का हो गया, लेकिन सर अब ये कंडीशन हो गई है कि मैं अपने आप को काटने लग गई हूँ। पहले मैं सुन हो जाती थी, अब भी मेरा दिमाग सुन हो कि अपने आप को काट लेती हूँ। मैंने 3 जगह पे अपने काटे, फिंगर पे काटे और ये लेग पे भी काटा हुआ है, हाथ पे भी काटा हुआ है। ये सब 3 जगह इस तरह हो गया मेरे साथ, सिर्फ ये 3 माह के अंदर। सर आते दिमाग सुन होता नहीं 6 माह तक नहीं सुन होता। अगर आने शुरू होंगे तो आप दिन में 2 बार 3 बार ये कंडीशन हो जाती है। सर मैं फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आगे मेरे अल्लाह ताला औलाद दे, लेकिन सर वो 2 मेडिसिन तो डेली मुझे खानी होती है, 2 टैबलेट। मेरी जान, पहले मैं आपको से बात कहूँ कि बस टाइम मुख्तसर है, लेकिन मेरी जान मैं चाहूँगी भी आपके बेटा है, आप कोशिश करें उसको महवर बनाएं, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपने अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है, और अभी जो आपने करंट अपनी सिचुएशन बता रही हैं, समथिंग हैज नॉट वर्कड फॉर हर। इनका नंबर ले लें, इनसे डिटेल में बात करेंगे। ये अनफोल्ड स्टोरी है, क्योंकि इट्स नॉट ट्रीटेड वेल। उन्होंने कहा मैंने मुकम्मल इलाज करा लिया है। जी। और वो जैसे बोले कि वो अब आप हमें दोबारा कॉल कर सकती है, अपना नंबर ड्रॉप कर ले कि हम आपको जो हमारे से जो पैनल है वो जैसे डॉक्टर वजाहत ने कहा कि वो कॉल भी कर लेंगे। ये पहले ज़रा बताएं कि अगर, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि 1.5 मिनट मेरे पास रह गया, कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा होता है अगर इंसान को कोई नफसियाती प्रॉब्लम है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मेरे सीवी में मेरे अपार्टमेंट सामने एक लड़का रहता था, तो उसको प्रॉब्लम थी साइकोलॉजिकल। उसके अम्मा ने उसकी शादी कर दी कि शादी करेंगे ठीक हो जाएगा। वो अपनी माँ को और भाई को बहुत मारता था, उससे पहले मुझे भी बहुत तंग करता था, क्योंकि पड़ोसी थी। बाद में उसकी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स के बाद में मुझे पता चला कि अभी रिसेंटली उसकी डेथ हो गई इस बंदे की। हमें क्यों लगता है कि या तो शादी या फिर बच्चा हमारी इसी मेंटल कंडीशन का या मेंटल इलनेस का भी, वो हमारी अपनी एंजाइटी मैनेज करने का तरीका होता है। सो ये देखिए शादी इटसेल्फ बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर आती है।
मुझे and ये हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और ये पेशेंट्स की फैमिलीज भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम इसकी शादी करते हैं ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर है कि ये ठीक नहीं होगा उससे, और इसके लिए मुश्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इस वक्त ये अपने आप को भी मैनेज नहीं कर पा रहा, और जब इसके ऊपर एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो फिर ये इसमें चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी, एंड एक और इंसान भी इस चीज़ के अंदर शामिल हो जाएगा, और बच्चे होते हैं और अगर उनके बच्चे भी होते हैं तो देन फिर बच्चे भी इफेक्ट होंगे, तो एक पूरी जनरेशन इफेक्ट होगी। सो आई टू आंसर योर क्वेश्चन, शादी और हैविंग चिल्ड्रन इज़ नॉट द आंसर, वी नीड टू वर्क ऑन जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। सो हिना मेरी जान, अभी अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया, अल्लाह में का शुक्र अदा करें, और जिससे ब्याह वज़ीये से गुजरी आपको प्लीज़ अपना प्रॉपर दोबारा से इलाज कराना पड़ेगा। ये आप डॉक्टर वजाद नंबर लेंगे, उनको कॉल कर लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं जिस्मानी अमराज तो में नज़र आ रहे थे, हम जिस्मानी अमराज के लिए दुआ करते हैं, लेकिन आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक आपको दिमागी सुकून जो है ना वो ज़रूर अता करे, और अल्लाह पाक हमें दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों से दूर रखे, क्योंकि ये बीमारी कभी कभी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा दुखती है। शाद रही आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।